आइंस्टाइन से पूछा गया कि बच्चों को जीनियस कैसे बनाया जाए, तो उन्होंने कहा कि बच्चों को जीनियस बनाने के लिए उन्हें स्टोरीज सुनाई जाए। फिर उनसे पूछा गया कि बच्चों को जीनियस बनाने के लिए और क्या-क्या करना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि उन्हें और स्टोरीज सुनानी चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स, स्टोरीज का बच्चों के मेंटल डेवलपमेंट में बहुत ही बड़ा रोल है। स्टोरीज ना ही सिर्फ बच्चों के इमेजिनेशन को स्ट्रॉन्ग करती हैं, बल्कि उनके आईक्यू लेवल को भी बढ़ाती हैं। इसलिए आप उन्हें रोज स्टोरीज सुनाएं। फिर ये स्टोरीज कोई भी हो सकती हैं, तेनालीराम, पंचतंत्र की कहानियां, अकबर बीरबल, और इनफैक्ट मैं तो कहूंगी कि आप उन्हें अपने बचपन की स्टोरीज जो कि उनके लिए कोई मोटिवेशन हो सकती है, कोई मोरल हो सकती है, वो भी सुनाएं। या फिर कोई भी ट्रू इंस्पिरेशनल स्टोरीज आप अपने बच्चों के साथ उन्हें रात में सुलाते वक्त सुना सकते हैं। रात में सोने से आधे घंटे पहले तक हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत ही एक्टिव रहता है, जिससे कि बच्चों के इमेजिनेशन पर और भी इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। उसके अलावा आप अपने बच्चों के साथ उन्हें खाना खिलाते वक्त भी स्टोरीज शेयर कर सकते हैं। उससे ना ही सिर्फ उनके खाने में उनका इंटरेस्ट डेवलप होगा, बल्कि अगर उनकी टीवी देखकर या फोन देखकर खाना खाने की आदत है, वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। स्टोरीज के लिए आप इंटरनेट से अलग अलग स्टोरीज सुन सकते हैं, पर याद रखिएगा स्टोरीज उनकी एब्सेंस में आपको सुननी है। आप उनकी एब्सेंस में स्टोरीज सुने और फिर उन्हें रात में या दिन में जब भी आपको लगता है तब आप उनके साथ वो स्टोरीज शेयर करें। पर याद रखिएगा स्टोरीज उन्हें टीवी पर या मोबाइल पर दिखानी नहीं है, क्योंकि हमें अपने बच्चों को खुद से कनेक्ट करना है, टीवी या फोन से नहीं। मेरे और भी ऐसे पेरेंटिंग रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें। और नेक्स्ट वीडियो आप किस पेरेंटिंग रिलेटेड इश्यूज पर देखना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक यू सो मच। सर। हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। अमिता मैम, आप म्यूट पर हैं। हाय हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज का दिन गुड मॉर्निंग बहुत मैम। स्पेशल है और आज का संडे आपके लिए जीवन में एक खास संडे बन के आया है। आपको मला पता भी नहीं है कि 1 घंटे में आपको क्या मिलने वाला है। आज आपने सोचा भी नहीं कि पेरेंटिंग इस तरह से हो सकती है। आज आपके लिए स्पेशल स्पेशल डे है और यहाँ पर मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगी, जितने भी यहाँ पर आप ऑडियंस बैठे हुए हैं, सब अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। उससे दो फायदे होंगे। एक तो आप डायरेक्टली जो भी ट्रेनर हैं उसको आप डायरेक्टली देख पाएंगे, वो आपको देख पाएंगे, और जितना हमारा आई कांटेक्ट होता है उतनी ज़्यादा हम चीज़ें अपने माइंड में ले पाते हैं। क्योंकि अगर ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रहा है, माइंड ब्लैक को नहीं समझता, वो कलर्स को समझता है। तो आप कलर्स को देखिए। और यहाँ पर जो सिल्की अग्रवाल जी हैं, सबसे बड़ी खूबी है उनकी, एक तो बहुत सिंपल हम्बल हैं और वो बहुत ही बढ़िया माइंड ट्रेनर हैं, पेरेंटिंग कोच करती हैं और लोगों को करियर के बारे में बताती है कि उनका करियर कैसे अच्छा हो सकता है। तो यानी कि वो करियर काउंसलर भी हैं। तो यहाँ पर ज़्यादा वक्त ना लेते हुए आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप उनकी ज़ोरदार तालियों से उनका वेलकम करें और अपने अपने कैमरे को ऑन करिए और आज का जितना भी आपको मिल सकता है वो लीजिए।
बाद में जितना भी आपके क्वेश्चन आंसर रहेंगे अब आप नोट करके रखिए ड्यूरिंग सेशन, और बाद में क्वेश्चन आंसर भी वो आपको हेल्प करेंगे कि जो भी आप उनके पास बेस्ट ऑफ द बेस्ट वो आपको आज देंगे। तो जोरदार तालियों से आप लोग उनका स्वागत कीजिए। सिल्की अग्रवाल, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। सिल्की, गॉड ब्लेस यू बेटा। Thank you so much, Amita ma'am. Very good morning, everyone. Good morning, happy morning. गुड मॉर्निंग। Show me your thumbs, show me your thumbs. क्योंकि देखो आज एक तो संडे है, मॉर्निंग का टाइम है, तो बहुत सारी एनर्जी होनी चाहिए, राइट? हम सभी लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमेशा एनर्जेटिक रहे। तो अगर हम चाहते हैं ना हमारे बच्चे एनर्जेटिक रहे, तो सबसे पहला हमें क्या करना है, खुद एनर्जेटिक रहना है। तो जो भी हम अपने बच्चों से चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमेशा स्माइलिंग रहे, हमेशा हेल्दी रहे, हमेशा मुस्कुराते रहे, तो वो सारी चीजें पहले हमें करनी है। एक चीज और मैं पूछना चाहूंगी, कितने पेरेंट्स को जब बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस होती थी और टीचर के सामने बच्चा कैमरा ऑफ करके बैठता था, तो कितने पेरेंट्स यहाँ पे अपने बच्चों को टोकते थे कि बेटा कैमरा ऑन करो? कितने लोग? यस, अभी सभी लोग टोकते हैं। पर देखो जब हम खुद क्लास में बैठे हैं तो हमने अपने कैमरास बंद कर लिए। क्यों जरूरी होता है? हम अपने बच्चों को क्यों टोकते थे? क्योंकि जब टीचर पढ़ा रही है या कुछ बता रही है और बच्चा कैमरा ऑफ करके बैठा है, तो बच्चे को सबसे पहली चीज पता है कि टीचर मुझे देख ही नहीं रहा है ना, अभी मैं थोड़ी देर कैसे बैठा हूँ वो नहीं पता। उसके अलावा मैं सुन भी रहा हूँ, नहीं सुन रहा, नहीं पता। और उसके अलावा एक बहुत बड़ा रीजन होता है कि जब हमें पता होता है ना कि हमें कोई देख नहीं रहा, तो हम कॉन्शियस नहीं होते हैं। जब हमें पता होता है कि सामने वाला हमें देख रहा है, तो हम कॉन्शियस होके बैठते हैं। और यहाँ पर तो क्योंकि हम खुद को भी देख पाते हैं, तो हमें पता होता है कि यार मैं ना ठीक से नहीं बैठी हूँ, मुझे ठीक से बैठना चाहिए, है ना, मैं थोड़ा टेढ़े के बैठी हूँ, मैं अच्छा नहीं दिख रहा, तो हम अपने लिए कॉन्शियस हो जाते हैं। और जब हम कॉन्शियसली किसी भी चीज को सुनते हैं, तो हम उस दी हुई इंफॉर्मेशन का 100% ग्रास्प कर पाते हैं। तो आज मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि जिन लोगों ने भी अपने जो खूबसूरत चेहरे इस कैमरे के पीछे छुपा के रखे हुए हैं, प्लीज अपने खूबसूरत चेहरे हमें दिखाइए, राइट? और उसके अलावा इस सेशन को ना एक बहुत अच्छे पोस्टर में बैठ के करें, लाइक दिस, जैसे मैं बैठी हूँ ना एकदम स्ट्रेट। अमिता मैम, पंकज सर बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग और भी मुझे दिख रहे हैं, भूमि जी बैठी हुई है, मीना जी बैठी हुई है। तो ऐसे एकदम हमें स्ट्रेट पोस्टर में, ना हमारा पोस्टर ऐसे हो ना हमारा पोस्टर ऐसे हो, हमारा पोस्टर स्ट्रेट होना चाहिए। क्योंकि आज मैं हर एक चीज का ना आपको साइंटिफिक रीजन बताऊंगी कि क्यों बोल रही हूँ। सबसे पहला, जब हम स्ट्रेट होकर बैठते हैं तो हमारी जो बैकबोन है वो स्ट्रेट रहती है। जब हमारी बैकबोन स्ट्रेट रहती है तो कोई भी इंफॉर्मेशन जो है हमारे ब्रेन तक डायरेक्ट फ्लो करती है। हमारा ब्रेन अलर्ट होता है। जब हमारी बॉडी अलर्ट हो जाती है तो हमारा ब्रेन अलर्ट हो जाता है कि कुछ इंपॉर्टेंट आने वाला है, तो हम कोई भी इंफॉर्मेशन को मिस नहीं करते। इसीलिए आपने देखा होगा जब भी आर्मी में कुछ होता है या स्कूल में बच्चों की असेंबली होती है, तो हमेशा अटेंशन बोला जाता है, स्टैंड एट ईज एंड अटेंशन। वो अटेंशन बोलने का रीजन यही है कि बच्चों का बैकबोन स्ट्रेट रहे और वो इंफॉर्मेशन को पूरी तरीके से ग्रास्प कर जाए। क्योंकि मेरे हर सेशन में मेरी एक हमेशा एक कोशिश होती है कि मैं अपना 100% दूं, और वो दूसरी कोशिश तब साकार हो पाती है जब आप 100% उसको ग्रास्प कर पाते हैं। इसीलिए अपने तीनों सेंसेस को खुला रखें, मतलब तीनों सेंसेस हमेशा हमें देखते रहे, अपने आप को भी दिखाते रहे। क्योंकि जब मैं आप लोगों के कैमराज ऑन होंगे तो मैं आप लोगों से बात कर पाऊंगी। अदरवाइज तो मैं देख रही हूँ कि हाँ जी कोई सोनिया जी आई हुई है, कोई अरुण जी आए हुए हैं, कोई यारिका जी आई हुई है, तो क्या है कि मैं आप लोगों के ना बंद खिड़कियों से बात कर रही हूँ, मैं आप लोगों से बात ही नहीं कर रही। और जब तक मैं आप लोगों से बात नहीं करूंगी तब तक मैं अपना 100% दे नहीं पाऊंगी, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है सामने कौन है। तो सबसे पहले अपने कैमराज ऑन रखिए। उसके अलावा अपने पोस्टर को कभी भी क्लोज करके ना बैठे, और हर इंफॉर्मेशन को ना एक एक चीज को इस तरीके से सुनिएगा कि यह आपके बच्चों के लिए बहुत काम आएगा, आपके लिए भी काम आएगा। तो कभी भी जब हम किसी भी इंफॉर्मेशन को लेते हैं ना, किसी भी सेशन में बैठते हैं, तो कभी भी हाथ बंद करके नहीं बैठने चाहिए। हाथ बंद करके क्यों नहीं बैठना चाहिए? क्योंकि जब हम अपने आप को ऐसे बंद कर लेते हैं तो हम अपने ऑरा को क्लोज कर लेते हैं। जब हमने ऑरा को क्लोज कर लिया तो जितनी भी हमारी पॉजिटिव एनर्जी है, जितनी भी हमारी इंफॉर्मेशन है, वो फ्लो नहीं कर पाती। हम देने की कोशिश करते हैं, सेम टीचर्स के साथ होता है। जब बच्चा टीचर बहुत कुछ देने की कोशिश करता है, या हम
आजकल हम भी बहुत सारे सेमिनार्स में जाते हैं, ट्रेनिंग सेशंस लेते हैं, जब भी हम ऐसे बैठ जाते हैं ना, तो आप सोचो आप घर तक ना हाफ इंफॉर्मेशन लेके जाओगे क्योंकि आपने अपने आप को क्लोज कर लिया। थैंक यू सो मच। यहाँ पे देखिए कितने सारे लोग आए। आई रियली अप्रिशिएट कि गजानन वाबले जी ने, सागर जी ने, अरुण पारिक जी ने जो है वो हमारे रिक्वेस्ट को माना, एक्सेप्ट किया और अपने कैमरा को ऑन किया। थैंक यू सो मच, आई हाईली अप्रिशिएट। तो सबसे पहली चीज कि हमें अपनी रीढ़ की हड्डी, अपनी बैकबोन को सीधे करके बैठना है, और दूसरी चीज हमें अपने ऑरा को क्लोज नहीं करना। और जब भी मैं कोई चीज बताऊं तो आप ना हमेशा, जब भी मैं कुछ पूछूं, आप लोग हमेशा ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्टिव बनाएंगे, क्योंकि कोई प्रवचन थोड़ी हो रहा है कि कोई माता जी आई और प्रवचन देंगी और चली जाएंगी। ये प्रवचन नहीं है, ये जस्ट हमारा जो है ना वो एक्सचेंज हो रहा है, हमारा विजडम का। जो नॉलेज मेरे पास है वो मैं आप लोग के साथ शेयर करने की कोशिश करूंगी। तो जब भी हम किसी चीज को देखते हैं तो हम किसी भी इंफॉर्मेशन का 50% तक इंफॉर्मेशन को ग्रास्प कर पाते हैं। जब हम उसके साथ साथ उसको सुनते भी हैं तो हम 80% इंफॉर्मेशन को ग्रास्प करते हैं। बट जब हम उसमें इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि शो मी योर थम्स, यस से यस, हाउ मेनी आर रेडी, आपने कहा रेडी, इसका मतलब आपने फीलिंग भी अटैच कर दी है। अब आप 100% इन्वॉल्व हो तो आप 100% इंफॉर्मेशन अपने घर तक लेकर जाओगे। क्योंकि मैं चाहूंगी कि आज एक एक टॉपिक, एक एक चीजें जब मैं बताऊंगी तो हो सकता है कि कोई चीज है जो आपके लिए बहुत ही लाइफ चेंजिंग हो। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, वील स्टार्ट विद द सेशन। तो आज ना मैं सबसे पहले एक चीज बताना चाहूंगी कि हम में से किसी भी पेरेंट ने ना बचपन में अपने पेरेंट्स को कोई भी पेरेंटिंग सेशन लेते हुए नहीं देखा होगा। कोई ऐसा है कि किसी ने देखा कि भाई हमारे पेरेंट्स भी ना किसी सेशन में जाके पेरेंटिंग सेशन ले रहे थे? कोई ऐसा है? नहीं रहता था, है ना। हमारे टाइम पे पेरेंटिंग सेशंस नहीं होते थे। हमारे टाइम पे काउंसलर्स भी नहीं होते थे। यहाँ पे बहुत सारी लेडीज है जो मुझसे काफी बड़ी है, जेंट्स है जो काफी बड़े हैं, उनके टाइम पे तो बिल्कुल ही ये चीज फील्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता था कि पेरेंटिंग काउंसलिंग। तो कई बार पता है ये बड़ा क्वेश्चन ना लोगों के माइंड में उठता है कि यार पेरेंटिंग भी ऐसी चीज है क्या जो सीखनी पड़ेगी, उसके लिए सेशन क्यों लेने हैं। हाँ, बच्चों को क्लास में भेजना है वो समझ में आता है, बच्चों की स्किल्स पे काम करना है, पर पेरेंटिंग हम क्यों करें, इसमें सीखने जैसा क्या है। हमारे पेरेंट्स ने भी कभी नहीं सीखा, ये एक नया कल्चर आ गया, तो लोगों को लगता है ये तो कुछ नया नया कल्चर आ रहा है। बट मैं आज पहले यही बताऊंगी कि पेरेंटिंग सेशंस पहले क्यों नहीं होते थे, पहले क्यों जरूरत नहीं होती थी, और आज के टाइम पे क्यों जरूरत है, और इसको अटेंड करने से क्या फर्क आता है। पहले टाइम पे क्या होता था कि बच्चा जो है वो घर में रहता था। पहले टाइम पे टीवी होता था, टीवी होता था, कितने चैनल आते थे, कितने आते थे, 1 2 3 बताइए जरा, हैंड रेस करके। 2, DD1 एंड DD2, है ना, दूरदर्शन 1 एंड दूरदर्शन 2 आता था। और उसपे क्या दिखाया जाता था, मोस्टली न्यूज दिखाई जाती थी, चित्रहार दिखाया जाता था, महाभारत दिखाई जाती थी, रामायण दिखाई जाती थी, है ना। मैक्सिमम जो सीरियल्स होते थे वो हमारे कहीं ना कहीं रिलीजन से जुड़े होते थे, और थोड़े बहुत गाने बजाने होते थे। तो हमारे पास जो इंफॉर्मेशन आती थी उसमें बड़ी संभली हुई इंफॉर्मेशन आती थी, जो कभी कोई रॉन्ग इंफॉर्मेशन या ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं होती थी कि भाई बच्चा अगर देख ले तो बच्चे को कुछ गलत ग्रास कर लेगा जो उसको उस एज में नहीं देखना चाहिए। तो इसीलिए टीवी से कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती थी। फोन होता नहीं था, जब हम बड़े हो रहे थे तब लैंडलाइन फोन आया। बट अब तो क्या होता था, बच्चों के पास, हमारे पास ना बिगड़ने का कोई स्कोप ही नहीं था। हमारे पास सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कौन होती थी, हमारी मम्मी या पापा, राइट। फिर जो मम्मी कहती थी वो, क्योंकि हम लोग किसके साथ घूमते थे, हम लोग गली मोहल्ले में अपने घर के आसपास गलियों में खेलते थे, वहां पे हम अपने एज ग्रुप के बच्चों के साथ खेलते थे। तो हमारी इंफॉर्मेशन जितनी हमें नॉलेज होती थी उतनी ही उन बच्चों को भी होती थी। तो हम कभी भी कोई ऐसी चीज सुनते नहीं थे जो उस एज में अप्रोप्रिएट ना हो, राइट। लेकिन और हमारी सबसे बड़ी काउंसलर कौन होती थी, मम्मी होती थी। हम अपनी मम्मी से हर एक छोटी बड़ी चीज कह देते थे और मम्मी समझा भी देती थी। और पहले क्या होता था, जॉइंट फैमिलीज होती थी, एक बहुत बड़ा रीजन है। जॉइंट फैमिलीज होती थी तो बच्चों के पास खेलने के लिए बहुत सारे लोग होते थे, तो उसमें कजन्स होते थे, अपना भाई बहन होता था। अभी तो बहुत सारे फैमिलीज में एक बच्चा होता है, तो बच्चे के घर में भी 2 बच्चे नहीं होते। और पहले तो बहुत सारे बच्चे होते थे, तो बच्चा ना उनमें अपना फिजिकल एक्टिविटीज में लगा रहता था, खेलता रहता था। कोई इशू आया मम्मी ने उसको रिजॉल्व भी कर लिया अपनी तरीके से। बट आज के डेट में मेरा पहला क्वेश्चन है कि आज के डेट में
जब आपको एक मोबाइल का फीचर समझ नहीं आता तो आप किससे पूछते हो? बच्चे से पूछते हो? और बच्चे को पता होता है। आज के डेट में इंटरनेट चलाना नहीं आता तो किससे पूछते हो? अपने छोटे बच्चे से। यहाँ पे कुछ पेरेंट्स ने ना अपने साथ बच्चों को भी बैठाया हुआ है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप बच्चों को अलग भेज दें, क्योंकि बहुत सारी चीजें होंगी, आपको एंड ऑफ द सेशन समझ में आएगा कि मैंने बच्चे को क्यों अलग कहा। थैंक यू सो मच अनुष्का जी के यहाँ पे उन्होंने कॉपरेट किया, थैंक यू सो मच। तो हमारे पास क्या होता है, आज के डेट में हमारे बच्चों को हमसे ज्यादा टेक्नोलॉजी के बारे में पता है। बच्चों को ज्यादा पता है कि कौन सा मॉडल आया है फोन में। बच्चों को फैशन के बारे में हमसे ज्यादा पता है। आजकल बच्चे ज्यादा टोकते हैं। कल मेरा एक फैशन एक्सप्रेस स्कूल में था, वहां पर मदर ने सबसे पहले बोला कि आज मेरे बच्चे ने मुझे टोका किसी चीज के लिए कि बिंदी रह गई, कि मम्मी आज अपने बिंदी नहीं लगाई, अब सुंदर नहीं लग रहे हो। तो आजकल बच्चे ज्यादा फैशन अवेयर हैं। आजकल मिसमैच मम्मी पहनती है तो बच्चे पहले टोक देते हैं, अरे मम्मी क्या पहन लिया, अरे मम्मी आज आपने ये नहीं लगाया। मेकअप के बारे में बच्चों को पता है। तो बच्चों के पास ना सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है। हम बहुत सारी चीजों में अपने बच्चों से पूछते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों की लाइफ में ना एक बहुत बड़ा चेंज आया है, टेक्नोलॉजी। आजकल बच्चों के घर में जब टीवी है तो टीवी में बहुत सारे चैनल्स हैं। आजकल हर घर में फोन है और बच्चे यूट्यूब देखते हैं, जहां पर वो अलग अलग चैनल्स देखते हैं। बहुत बार हमें पता भी नहीं चलता कि हमारा बच्चा यूट्यूब पर देख क्या रहा है। कई बार होता है कि गलत भी नहीं देख रहा, बट वो काफी अपडेटेड चीजें देख रहा है। तो आजकल के बच्चे जो है ना वो ज्यादा एडवांस है। लेकिन फिर हम क्या बोलते हैं कि यार जमाना खराब हो गया है ना, बच्चे बिगड़ रहे हैं, जमाना ये फोन और मोबाइल्स ने, यूट्यूब ने जो है ना वो जिंदगी खराब कर दी है। बेसिकली टेक्नोलॉजी कभी भी खराब नहीं है। हम अपने बच्चों को उनसे दूर रखने की कोशिश करते हैं। दूर हम रख भी नहीं सकते। कोविड के टाइम आया, हम लोग दूर नहीं कर पाए बच्चों को। काफी ज्यादा पेरेंटिंग इश्यूज आए उस टाइम पे कि बच्चा पता नहीं है टीवी की क्या देख रहा है, लैपटॉप पे क्लास अटेंड कर रहा है या चैटिंग कर रहा है। तो हम टेक्नोलॉजी से एनी हाउ अपने बच्चों को दूर नहीं कर सकते। और अगर आज के डेट में हम करना भी चाहें तो बच्चा हमसे दूर हो जाएगा। तो हमें ऐसा क्या करना है, हमें टेक्नोलॉजी खराब नहीं है, हम टेक्नोलॉजी को दोष देते हैं, हम जमाने को दोष देते हैं। टेक्नोलॉजी और जमाना खराब नहीं है। आज अगर देखो तो बच्चे ना हमसे ज्यादा स्मार्ट है। हमारे टाइम पे 60-70% बच्चों के आया करते थे, 80% तो बहुत अच्छे बच्चों के आया करते थे, जो हमें लगता था कि ये बहुत अच्छे हैं। बट आज के टाइम पे जब मैं देखती हूँ तो ऐसा लगता है बच्चे 90, 95, 98 कैसे ले आते हैं, और इतने सारे बच्चे लेके आते हैं। मतलब कि वो इनबिल्ट हमसे ज्यादा स्मार्ट है, हमसे ज्यादा अपडेटेड है। और क्योंकि वो हमसे ज्यादा अपडेटेड है, उनके पास सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बहुत सारी है, तो प्रॉब्लम्स भी ज्यादा है। बट हमें पेरेंटिंग सेशंस की क्यों जरूरत पड़ती है? क्योंकि जब ये सारी चीजें हो रही हैं तो प्रॉब्लम्स भी ज्यादा आती हैं। बच्चों को बहुत सारी अननेसेसरी इंफॉर्मेशन मिलती है। बच्चों के बिगड़ने का स्कोप ज्यादा रहता है कि कौन सी चीज उसने कहाँ देख ली, क्या इंफॉर्मेशन ले ली और हमारे लिए मुश्किल आ गई, या बच्चे का फ्रेंड क्या बात कह रहा है हमें नहीं पता। तो हम जमाने को नहीं बदल सकते। हमें खुद कुछ ऐसा सीखना होगा कि हम उस बदले हुए जमाने के बच्चों को टैकल करना सीख जाए। अपने स्मार्ट किड्स को हैंडल, स्मार्ट किड्स के साथ हमें स्मार्ट पेरेंट बनना होगा। बट हमने क्या किया हुआ है, वही अपने मम्मी पापा के तरीकों को अपनाया हुआ है कि भाई जैसे हमारी मम्मी समझाती थी, हमें लगता था हमारी मम्मी तो एक बार ही आंख ही दिखा देती थी और हम डर जाते थे। अभी हम भी वही कोशिश करते हैं कि आंख दिखाओ, डराओ, फिर डरता नहीं है। हम कहते हैं यार हम तो ना आंख से डरते थे, इनको तो डांट भी देते, डांट से भी नहीं डर रहे हैं। हम बोलते हैं यार पता नहीं कैसे बच्चे, इतनी फैसिलिटीज देने के बावजूद भी चेंजेस नहीं आ रहे। इसीलिए वहां पर हमें जरूरत पड़ती है काउंसलर की। काउंसलर का रोल क्या होता है कि काउंसलर ना बच्चे की साइकोलॉजी को समझता है। काउंसलर बदले हुए जमाने को समझता है। काउंसलर ना उन स्किल्स में अपग्रेड हो रहा है जिसमें हम पेरेंट नहीं होते। बहुत बार लोग क्या करते हैं, और लोग सोचते हैं कि काउंसलर के पास जाए, बट बिलीव मी जब लोग मेरे पास काउंसलिंग के लिए आते हैं तो मैं बहुत ज्यादा फेवर में नहीं होती हूँ। मैक्सिमम किसी का बहुत इश्यू है ना तो मैं उसको बोलती हूँ मैक्सिमम 15 से 20 दिन काउंसलिंग, बहुत से बहुत। बहुत लोग बोलते हैं कि मैम आप और काउंसलिंग ले लो, और काउंसलिंग ले लो। मैं कहती हूँ कि जितना अच्छा आप सीख के अपने बच्चे को सिखाओगे उतना मैं कभी नहीं। क्योंकि आपका बच्चा मेरे साथ ना आधा 1-2 घंटा रहेगा, लेकिन जिस दिन आप अपने आप को चेंज कर लोगे, आप अपने अंदर चेंजेस लेकर आओगे, तो आप बहुत सारी चीजें सीख पाओगे। बट जब हम एज अ पेरेंट बनते हैं ना, हम पता है क्या सोचते हैं, मैं मम्मी बन गई, मैं पापा बन गया, अभी मैं रिस्पॉन्सिबल हो गया। हम ओनरशिप ले लेते हैं बच्चे की कि अब इसको हर गलती पे डांटना मेरा काम,
इसको सुधारना मेरा काम, बेटा ऐसे नहीं करते ये कहना मेरा काम। तो हम ओनरशिप लेते हैं, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, बट एक चीज हम भूल जाते हैं, वो पता है क्या है, कि हम बहुत सारी चीजों की कमियां हमारे अंदर है। हम बच्चों की कमियां तो दूर कर रहे हैं, पर हम अपनी कमियों पे का ध्यान नहीं देते। हम तो जैसे बन गए हैं ना, वो चिकने घड़े बन गए। बच्चा तो कच्ची मिट्टी है, तो बच्चे को तो फिर भी चेंज किया जा सकता है, पर अपने आप को चेंज नहीं किया जा सकता। तो अभी इसीलिए जरूरत है हर घर में एक पेरेंटिंग कोच होने की। अगर मैं यहाँ पे एक पेरेंटिंग कोच हूं ना, तो मैं अकेले कुछ नहीं कर पाऊंगी, लेकिन जिस दिन हर घर में एक पेरेंटिंग कोच होगा ना, हर घर में जो बच्चा होगा वो अलग तरीके से डेवलप होगा, राइट। तो आज मैं आप लोगों के सामने ना कुछ ऐसे इश्यूज यहाँ पे रखूंगी जो पेरेंट्स फेस करते हैं अपने बच्चों के साथ। उसके बाद हम क्या ऐसी गलतियां करते हैं, क्यों ऐसा होता है कि हमें वो प्रॉब्लम्स आती हैं, हमारी टेक्निक्स काम नहीं करती जो हमने अपने पेरेंट्स से सीखी। उसके बाद हम क्या गलतियां कर रहे हैं, और उसके लास्ट में फिर मैं वो सोल्यूशंस आपको आज 3 सोल्यूशन दूंगी कि जो आप अप्लाई करने के बाद अपनी पेरेंटिंग को काफी हद तक इम्प्रूव कर सकते हैं। सो हाउ मेनी ऑफ यू आर रेडी? शो मी योर थंब। रेडी? यस, थैंक यू। तो आज की मैं हमेशा इस कोर्स को बोलती हूँ हैप्पी पेरेंटिंग। हैप्पी पेरेंटिंग क्यों बोलती है? क्योंकि पेरेंटिंग तो हमारी लाइफ में बहुत है, पेरेंट्स तो हम बन गए, पर हैप्पी नहीं है। पता है क्यों हैप्पी नहीं है? जब भी किसी मम्मी से पूछे क्या कर रहे हो, कहती क्या करे यार, बच्चों पे ही काम नहीं निपटता, अभी इसका ये है, ये बहुत शैतानी करता है, ये बहुत तंग करता है। तो पेरेंटिंग तो है हमारी लाइफ में, बट हैप्पी नहीं है, क्योंकि जो छोटी छोटी चीजें है ना, उसमें हम हैप्पीनेस नहीं मिल पाती, क्योंकि उनसे हम रोजमर्रा की जिंदगी में जूझते रहते हैं। तो आज मेरा यही एजेंडा है कि कैसे पेरेंटिंग को हम ना हैप्पी पेरेंटिंग बनाकर हैप्पी पेरेंट और स्ट्रेस फ्री पेरेंट्स रहें। तो आज मैं कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आप लोगों के सामने रखूंगी कि जो पेरेंट्स फेल करते हैं। सबसे पहला जो प्रॉब्लम है कि भाई बच्चा ना गुस्सा बहुत करता है, छोटी छोटी चीजों में बहुत गुस्सा करता है, या बहुत रोता है, बहुत ज्यादा चिल्लाता है, क्रैंकी रहता है, मुंह बनाता है। कई पेरेंट्स भी बोलते हैं कुछ भी है ना, मुंह बनाता है। सेकंड प्रॉब्लम होती है पेरेंट्स की आमतौर पर कि बच्चा पढ़ता नहीं है, उसका पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लगता, उसको पढ़ाने के लिए बैठाओ तो वो पढ़ेगा नहीं ना जो करना चाहिए। तीसरी चीज है स्क्रीन टाइम, कि बच्चा फोन बहुत देखता है या बच्चा टीवी बहुत देखता है। कितने लोगों की ये शिकायतें हैं कि अपने आप से रिलेट कर पा रहे हैं कि भाई हमारी ये प्रॉब्लम्स हैं? ओके, थैंक यू। अब हम क्या करते हैं, जब ये प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम पहले ना अपने बच्चे को बड़े प्यार से समझाते हैं, क्योंकि हम सभी ना बहुत ही प्यारे पेरेंट्स हैं। तो हम पहले प्यार प्यार से समझाते हैं कि बेटा ऐसे नहीं करते, है ना, मेरा नोना बच्चा ऐसे कैसे कर रहा है ना, तुम गुड बॉय हो, ऐसे मत करो, ये बैड बॉय का काम है, तुम तो गुड बॉय हो। हम पहले बहुत प्यार से समझाते हैं, पेशेंस रखते हैं। फिर बच्चा कभी कभार ना थोड़ा बहुत समझता है, बट चेंज नहीं आता कि वो बिल्कुल सुधर जाए। फिर जब बच्चा प्यार से नहीं समझता तो हमारी आवाज बढ़ने लगती है ना, हमें लगता है कि ये प्यार से नहीं समझ रहा, अब इसको थोड़ी आवाज को बढ़ाओ। तो हम थोड़ा सा गुस्सा करते हैं कि देखो मैंने कहा तो तुम मेरी बात सुन लो, मेरी बात मान लो, है ना। फिर जब उससे भी बात नहीं बनती ना, फिर तीसरा आता है, कुछ पेरेंट्स थप्पड़ लगा देते हैं, कहते हैं इससे काम ही ऐसे है मैम कि जब तक एक ना पढ़े ना इसकी समझ ही नहीं आती। ऐसे लोग बोलते हैं मैम ये ना लातों के भूत है, बातों से नहीं मानते मैम, इतना टाइम हो गया आप नहीं जानते मैम, आपके बच्चे होंगे ऐसे, हमारे बच्चे ऐसे नहीं है मैम, इनकी तो जब तक 2-3 ना लगाओ ये कोई बात ही नहीं मानते। तो फिर हम मारते हैं या हम पनिशमेंट देते हैं, और बहुत सारी पनिशमेंट होते हैं। हर पेरेंट अगर नहीं मारते, कुछ कुछ लोग और कैसे पनिशमेंट देते हैं, तुमने अगर मेरी बात नहीं मानी ना तो मैं तुम्हें हॉस्टल भेज दूंगा, है ना। या फिर मैं तुम्हें क्या करूंगा कि पेरेंट्स बोलते हैं मैं ना तुम्हारे डॉक्टर से इंजेक्शन लगवाऊंगा, मैं तुम्हारे टीचर को कंप्लेन करूंगा। ये क्या है? ये फिजिकल पनिशमेंट नहीं है, बट ये इमोशनल पनिशमेंट है जो हम बच्चे को देते हैं, डर दिखाते हैं। मैं तुम्हें घुमाने नहीं लेके जाऊंगा, मैं तुम्हें चॉकलेट नहीं दूंगा। तो हम क्या कर रहे हैं, उसके इमोशंस के साथ प्ले करते हैं। बट ये सारी चीजें करने के बाद भी कितने मानते हो कि बात तो तब भी नहीं बनती?
2 4 5 मिनट बनती है, बट उसके बाद फिर वही। तो पहले के टाइम पे क्या था कि हमारे पेरेंट्स ना सिर्फ आंखें दिखाते थे और हमें पता होता था कि भाई घर में गेस्ट भी आए ना, मम्मी ने जरा सी आंख दिखा दी तो हम जल्दी से वहां से गायब हो जाते थे। बट आजकल हम फिर ये, जब हम सब लोग मिलते हैं ना, लेडीज मिलती है तो बच्चों के बारे में डिस्कस करती है, यार जमाना ही खराब हो गया, यार तेरा बच्चा ऐसा करता है, नहीं मेरा बच्चा तो उससे भी खराब है। कंपटीशन चलता है कि मेरा बच्चा तुझसे भी ज्यादा खराब है, तुम उतनी प्रॉब्लम फेस नहीं करते जितनी मैं करती हूँ। वो कहता है मेरा बच्चा जिद्दी है, वो कहते हैं यार तेरा बच्चा तो डांट से सुन लेता है, मेरा बच्चा तो मार से भी नहीं सुनता, मेरा तो और भी जिद्दी है। तो हम लोग क्या है, हम लोगों का कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। लेकिन पहले बच्चे आंखों से डरते थे और आज के बच्चे कहने से भी नहीं डरते। तो इसका सबसे बड़ा रीजन है कि चेंज इन साइकोलॉजी, जो मैंने बताया कि भाई टेक्नोलॉजी चेंज हुई है, बच्चों का रहने का तरीका चेंज हुआ है। पहले बच्चे के लिए पता है कौन होता था, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन वॉज मदर, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन वॉज फादर, कि भाई जो मम्मी कह रही है वही सही है, जो पापा कह रहे हैं वही सही है, जो टीचर कह रही है वही सही है, क्योंकि कहीं और से इंफॉर्मेशन ही नहीं आ रही। आज बच्चे को क्या लगता है, पापा तो आज भी अपना अपना स्मार्टफोन चला नहीं पाते, मुझसे चलवाते हैं। आज मम्मी मेरे से पूछती है, मम्मी को फैशन की आदत नहीं है, मम्मी को चीजें नहीं पता, नई नई चीजें, तो उसको क्या लगता है कि मैं ज्यादा अपडेटेड हूँ। और कई चीजों में बच्चे हैं, इसीलिए वो उनको उनके बैक ऑफ द माइंड क्या रहता है कि यार हर चीज में मम्मी या पापा से पूछने की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारी चीजें मुझे ऑलरेडी पता है। दूसरा एक बहुत मेजर चेंज जो आया है कि पहले क्या होता था कि जो लोगों के पुश्तैनी काम होते थे, जो बिजनेस होते थे, जनरली बच्चे उसी को आगे जाके करते थे। जनरली क्या होता था कि जो लड़कियां हैं वो बीए एमए या कुछ भी ऐसा करती थी, और उनको एक पता होता था कि भाई पढ़ा भी रहे हैं तो बाद में ना इसने घर संभालना है। घर संभालना है तो बाद में रोल मॉडल कौन हुई, मम्मी हुई। कि बेटी माँ को फॉलो करती थी कि मम्मी कितनी परफेक्ट मदर है, मम्मी कितनी परफेक्ट वाइफ है, इसलिए वो मम्मी को फॉलो करती थी। उसको लगता था मम्मी जो कहेगी सुनो, क्योंकि मम्मी की जैसे ही मुझे संभालना है। बट आज की लड़की को मम्मी जैसे तो घर संभालना ही नहीं है। आज की लड़की का अगर मम्मी कुछ वर्किंग भी है, सपोज मम्मी आईटी प्रोफेशनल है, बट आज के बच्चे को तो मॉडल बनना है, अब वो आईटी प्रोफेशनल मम्मी का क्यों सुनेगी। तो पहले क्या होता था कि या तो चॉइसेस नहीं होते थे, बच्चे मम्मी जैसा बनना चाहते थे। सेकेंडली, लड़के ज्यादातर अपने पापा के बिजनेस में आके बैठते थे। तो जब पापा के बिजनेस में आके बैठते थे तो पापा को बिजनेस करते हुए देखकर हमेशा इन्फ्लुएंस रहते थे कि पापा से हमें बहुत कुछ सीखना है, क्योंकि बॉस कौन है, पापा है, इसलिए पापा की बात माननी है। बट आज के टाइम पे उसको पापा के जैसा बनना ही नहीं है। कि मे भी हो सकता है पापा इंजीनियर हो, पर बच्चा तो पायलट बनना चाह रहा है। अभी पापा को इंजीनियरिंग की नॉलेज है, पापा को पायलट का थोड़ी पता है कि पापा पायलट के लिए क्या करना है। पापा की तो वही ट्रेडिशनल थिंकिंग है कि पहले जैसा इंजीनियर बनो, पहले जैसा बिजनेस करो। तो इसीलिए बच्चा आजकल ज्यादा एडेप्टेड है, ज्यादा डिफरेंट है। इसीलिए एक बैरियर आता है चाइल्ड साइकोलॉजी में, और हम क्या करते हैं, अपनी साइकोलॉजी के हिसाब से अपने बच्चों को चीजें समझाने की कोशिश करते रहते हैं। बट आज के टाइम पे जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का यूज होता जा रहा है, वैसे वैसे क्या हो रहा है, बच्चा पेरेंट्स से दूर होता जा रहा है। बच्चा मोबाइल या फोन से बहुत अटैच है। मम्मी 2 4 घंटे के लिए बाहर चली जाएगी, परेशान नहीं होगा, पर घर में लाइट चली जाएगी बहुत परेशान हो जाएगा ना। बच्चे को मम्मी पापा का फोन नहीं मिलेगा तो वो परेशान हो जाएगा, मम्मी पापा ना मिले तो परेशान नहीं होगा, क्योंकि उसका फ्रेंड ना ज्यादा कौन बन गए, गैजेट्स बन चुके हैं। तो सबसे पहला रीजन क्या है इसका, सबसे पहला रीजन है लेस इन्वॉल्वमेंट। अब इस पॉइंट्स को ना बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यही इसी के इर्द गिर्द ना हमारी प्रॉब्लम्स आती हैं। हम बोलते हैं कि बच्चा ना ज्यादा फोन में लगा है, बच्चा ज्यादा टीवी में लगा है, हमारे साथ वो बात नहीं करता। क्यों? क्योंकि हम अपने बच्चों के साथ एक गलती कर रहे होते हैं, हम अपने बच्चों के साथ इन्वॉल्व नहीं होते। हम अपने बच्चों के साथ इन्वॉल्व नहीं होते, और हम कहते भी है ना कुछ लोग कि भाई हम तो इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो पता है कैसे इन्वॉल्व होते हैं? बच्चा स्कूल से आया है ना, हमने उससे क्या पूछा, बेटा दिन कैसा रहा? उसने कहा मम्मी अच्छा रहा। और बेटा क्या हुआ? कई बार तो पेरेंट्स वो भी नहीं पूछते, सोचते हैं आया है अच्छा रहा होगा। फिर कई बार चलो पूछ भी लिया, और पूछने के लिए पूछा, बच्चे ने बताना शुरू किया तो हमने इंटरेस्ट नहीं लिया, तो हमने इन्वॉल्व नहीं हुए हम उनके साथ। तो बच्चे ने बताया कि मम्मी आज ना मेरे को टीचर ने डांट दिया। तो हमारा अगला सवाल क्या होता है, जरूर तूने ऐसा कुछ किया होगा, अभी तू ये बता तुझने क्या किया। टीचर ऐसे ही थोड़ी ना डांट देगा। अब हमने बच्चे को ना कोई ऐसी चीज बता दी कि हमने उसी की कमी निकाल दी बिना उसकी बात सुने। हम इन्वॉल्व नहीं होते, क्योंकि हम पूरे दिन ना ऑफिस में बिजी हैं। बहुत सारे, आज मैं मानती हूँ कि मैक्सिमम पेरेंट्स को लगता है कि भाई ऑफिस इज अ नीड। आज मदर वर्किंग है, फादर वर्किंग है, लेकिन एक टाइम ऐसा होता है कि वर्किंग होने के बावजूद भी ना
आप शाम को जब घर आते हो तो बताओ क्या करते हो? भाई आपका टाइम रहा, लेकिन शाम को आपने क्या किया? जब शाम को घर आए तो या तो आपने फेसबुक ले लिया, या आप क्यों, आपने पूरे दिन से देखा नहीं है, सोशल मीडिया नहीं किया, आपने देखा ही नहीं कौन कहाँ घूमने गया, तो आपका फूड डाइजेस्ट नहीं होगा। हम फोन देख रहे हैं, या बच्चा देख रहा है कि मम्मी ना ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व है कहाँ, टीवी में। तो बच्चा क्या देखता है, जब मम्मी फ्री होती है तो मम्मी क्या करती है, मम्मी टीवी देखती है, या मम्मी फोन पे बात करती है। जब पापा फ्री होते हैं तो शाम को आके एक आसन करते हैं, सोफे पे एक आसन करते हैं, पैर फैलाते हैं और नेटफ्लिक्स चलाते हैं, है ना। तो बच्चा अपने मम्मी या पापा को रोज वो करते हुए देखता है। अभी बच्चे की साइकोलॉजी क्या है कि यार जब मम्मी फ्री होती है तो मम्मी टीवी देखती है, जब पापा फ्री होते हैं पापा भी टीवी देखते हैं। अब बच्चे की गलती थोड़ी है कि वो दिन के 4 घंटे बाद ही फ्री हो जा रहा है। अब उसका क्लास खत्म, वो कहता है मैं तो फ्री हो गया, बैठ के देखो टीवी। क्योंकि फ्री होने के बाद सब लोग यही करते हैं। बट वो बच्चे का दोष नहीं है, क्योंकि बच्चे बच्चे की साइकोलॉजी ले रही है फ्री होने के बाद यही करना है। वो कभी नहीं देख रहा कि पापा कोई बुक पढ़ रहे हैं, वो कभी नहीं देख रहा पापा कुछ अच्छी टॉक कर रहे हैं, वो कभी नहीं देख रहा कि मम्मी कोई काम कर रही है अलग, मम्मी कुछ प्रोडक्टिव कर रही है। वो फ्री होने के बाद टीवी देखते हैं और इन्वॉल्वमेंट हमारा है नहीं। कई सारी मम्मी क्या करती है, लोग बोलते हैं मैम मेरा ना 2 साल का बच्चा ना टीवी देख के फोन देख के टीवी देख के खाना खाते। क्यों खाता है खाना? क्योंकि वो शुरू में पैदा हुआ, जब आप उसको दाल का पानी दे रहे थे ना, तब उसने टीवी ऑन करने के लिए नहीं बोला था। बोला था किसी के बच्चे ने रोके कि टीवी ऑन कर दो? जब दाल का पानी पिलाते थे वो दाल में इंटरेस्टेड था, पर आपने इंटरेस्ट उसका फोन में लेकर आए। क्यों? क्योंकि वो उसने थोड़ा टेंट्रम दिखाया और आपने राइम लगा दिया आगे कि राइम चला दो जल्दी जल्दी खा लेगा, मुंह खुला रहेगा, है ना। तो ये आदत किसने डाली? और जब उसने ऐसा खुद करना शुरू किया तो हमें प्रॉब्लम होने लगी कि भाई ये तो टीवी देख के खाता है, तो पहले हमने खुद उसके हाथ में वो चम्मच पकड़ाया, रिमोट पकड़ाया, अब हम प्रॉब्लम है। हमें ना इन्वॉल्व होना नहीं आता। हम बच्चे से तो पूछते हैं कि बेटा तुमने क्या किया आज, तुम्हारा दिन कैसा रहा, बट कितने पेरेंट्स ऐसे हैं जो खुद अपने बच्चे को बताते हैं कि आज मैंने क्या किया, आज का दिन मेरा कैसा रहा, मम्मी ने पूरे दिन में क्या किया, पापा ने पूरे दिन में क्या किया। बच्चा क्या देखता है ना कि पापा सुबह जाते हैं, मजे से गाड़ी में बैठते हैं, ऑफिस जाते हैं, उसको नहीं पता पापा ऑफिस में क्या करते हैं। शाम को घर आते हैं और बैंक में बैलेंस बढ़ता है। अब बच्चे के लिए ऑफिस जाना एक सेशन है, बच्चे के लिए ऑफिस जाना एक सेशन है, उसको पता ही नहीं क्या मेहनत चल रही, क्योंकि हम उसको कभी डिस्कस ही नहीं करते। वो क्या देखता है, पैसा आता है, हम गाड़ी लाते हैं, हम सामान लाते हैं, उसको नहीं पता पापा कितना हार्ड वर्क करते हैं। तो क्यों? क्योंकि हम इन्वॉल्व नहीं है। और जब बच्चे को हार्ड वर्क नहीं पता तो बच्चा क्या है, वो पैसे से इन्फ्लुएंस है, वो हार्ड वर्क से कभी इन्फ्लुएंस है ही नहीं। वो पापा के उस मेहनत के पीछे नहीं है। उसको क्या लगता है कि मम्मी पूरे दिन तो घर में ही रहती है, मम्मी को तो स्कूल नहीं जाना पड़ता, मम्मी को ऑफिस नहीं जाना पड़ता। क्योंकि मम्मी कभी उसको बताती नहीं, और मम्मी जब कभी बताती है ना तो इरिटेट होके बताती है, तुझे नहीं पता मैं कितना काम करती हूँ, मैंने कितना काम किया, मैंने कपड़े धोए, मैंने प्रेस करे, अगर एक दिन चली जाऊंगी तो पता चलेगा। मम्मी क्या करती है ना, ब्लास्ट करती है, प्यार से कभी नहीं बताती, ब्लास्ट करके बताती है। एंड सेकेंड इज लो पॉजिटिव इमोशन। आज का बच्चा जो है ना, वो अपने पेरेंट्स से ना इमोशनली बहुत ही इमोशनली वो कनेक्टेड ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो फोन में कनेक्टेड है, टीवी में कनेक्टेड है। क्यों? क्योंकि जब वो खाना नहीं खा रहा था तो आपने इमोशन किससे कनेक्ट किया था? फोन से किया था। कभी खुद गाना गा के नहीं सुनाया, खुद गाना गा के नहीं सुनाया। कभी अगर वो खाना नहीं खा रहा था तो उसके पीछे भाग के कभी खाना नहीं खिलाया। लोग बोलते हैं, आज मैं आपको एक बहुत बड़ा फैक्ट बता रही हूँ कि बच्चे फोन देखकर, टीवी देख के खाना क्यों खाते हैं। क्योंकि बच्चे फन ओरिएंटेड होते हैं, वो हर चीज में फन ढूंढते हैं। और जो पेरेंट्स हैं, जो मम्मी है, जो पापा है, वो टास्क ओरिएंटेड होते हैं, वो काम को निपटाना चाहते हैं। बच्चे को हर चीज में मजा चाहिए। बट आई एम सॉरी टू से, आज हम जितने भी काम कर रहे हैं ना, हम उसमें फन ही नहीं ढूंढते। कितने लोग ऐसे हैं जो अपने काम में फन ढूंढते हैं। जब जॉब नहीं थी ना तो हम पता क्या बोलते थे, यार जॉब मिल जाए मजा आ जाएगा, जॉब मिल जाए मजा आ जाएगा। जब जॉब मिल जाती है कहते हैं, यार वही रोज की चल रहा है, रोज की वही है, रोज का वही बॉस की टिक टिक, बहुत रोज वही काम, जाओ ऑफिस जाओ, सुबह थके आ रहे शाम को वापस आओ। तो हमारी लाइफ में फन नहीं, हम किसी भी चीज में फन नहीं करते। लेकिन बच्चों को ना हर चीज में फन चाहिए।
बच्चा जब खाना मम्मी सर्व करती है ना, तो बच्चा उसमें फन ढूंढ रहा होता है कि अरे खाना तो बोरिंग है, मुझे खाना खाना बोरिंग लग रहा है। लेकिन मम्मी क्या कहती है बच्चे को, जल्दी से खाना खा ले, मेरा काम निपट जाए। खाना ही नहीं खाता, 1 घंटा लगाते, मेरा काम ही नहीं निपटता। कितनी मम्मी ऐसा बोलती है कि जल्दी से खाना खा ले, मेरा काम निपट जाए तो मैं अगला काम करूँ। हम टास्क ओरिएंटेड है, बच्चा फन ओरिएंटेड है। इसीलिए पता है वो टीवी चला के क्या है कि वो टीवी चल रहा है तो वो उसको फन आ रहा है कि मजा आ रहा है, क्योंकि उसमें कलर्स है। मम्मी में तो कलर्स है ही नहीं, मम्मी तो हमेशा ब्लैक एंड व्हाइट है ना। टीवी में म्यूजिक है, मम्मी में तो एक ही म्यूजिक है जिसमें कोई सुरताल नहीं है, एक ही गाना बजता रहता है। राइट। तो बच्चे का इमोशन अटैच ही नहीं होगा। बच्चे को तो इसीलिए टीवी पसंद आ रहा है, फोन पसंद आ रहा है। इसीलिए अगर आपने कभी ये कोशिश की होती ना कि बच्चा जब खाना खाने बैठ रहा है और उसको साथ में बैठा और उसको बोलो चलो आज मैं एक स्टोरी सुनाऊंगी तुम्हें, और आपने उसके 5 मिनट, लोग बोलते हैं ना मेरा बच्चा खाना बहुत देर से खाता है, खाना घंटों तक लेके बैठा रहता है, क्योंकि उसके लिए खाना बोरिंग चीज है। आपने उसके बचपन में आदत डाल दी होती ना कि आप बैठे और आपने एक बहुत ही अच्छी सी स्टोरी सुनाई, अपनी इमेजिनेशन से सुना दी। बच्चा ना ढूंढता कि आप आओ और मुझे आपके साथ खाना है। बच्चा किसी टीवी को एंजॉय नहीं करता, क्योंकि वो दो चीजें हो जाती, खाना जल्दी खाता, बिना टीवी के खाता, और आपके साथ इन्वॉल्व हो जाता, तो आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। अब धीरे उसकी ना जल्दी खाने की आदत पड़ जाती तो वो जल्दी जल्दी खाता। एंड द थर्ड इज कि बच्चे का रोल मॉडल कौन है। बच्चे का ना रोल मॉडल कभी पेरेंट्स होते ही नहीं है। मैं यहाँ पे एक बच्चों के लिए भी एक कोर्स कराती हूँ। जब मैं बच्चों के लिए वो कोर्स कराती हूँ और बच्चों से इंटरेक्ट करती हूँ तो बड़ी ही गजब की एक चीज लगती है। जब बच्चे से पूछती हूँ ना बेटा आप किसके जैसा बनना चाहते हो, आपका रोल मॉडल कौन है, तो एक भी बच्चा मुझे आज तक ऐसा नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि मेरा रोल मॉडल मेरी मम्मी है, मेरी रोल मॉडल मेरे पापा है। कभी नहीं। कमाल की बात यह है कि हम बोलते हैं कि हम जो सुबह से शाम मेहनत कर रहे हैं ना वो अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। हम, मम्मी बोलती है कि मैं सुबह से शाम अपना दिन बच्चों के लिए दे रही हूँ। हाउस वाइफ क्या बोलती है कि मैंने अपने ड्रीम्स को साइड में रख दिया क्योंकि मैं अपने बच्चों के लिए करना चाहती हूँ। बट वो पूरा अपने ड्रीम्स को भी साइड में रख रही है, फिर भी अपने बच्चों की रोल मॉडल नहीं है। पापा पूरे सुबह से शाम काम करते हैं, कमाई करते हैं और हर बच्चे को फैसिलिटी दिलाते हैं, फिर भी बच्चे का रोल मॉडल नहीं है। बच्चे का रोल मॉडल कौन है? बच्चे का रोल मॉडल सलमान खान है। मैम मुझे ना सलमान खान बड़ा पसंद है ना। मैम मुझे तो कैटरीना पसंद है। राइट। लेकिन कोई बच्चा ये नहीं कहता कि मैम मुझे तो मेरे पापा पसंद है, मुझे अपने पापा जैसा बनना है। हम कहते हैं हमारा बच्चा हमें फॉलो नहीं करता। हमें क्यों फॉलो नहीं करता? क्योंकि बच्चे का रोल मॉडल हम नहीं है। एक बात बताओ, अगर बच्चे को सलमान खान पसंद है तो बच्चे को क्या पसंद होगा? बच्चे को जिम जाना ज्यादा पसंद होगा। बच्चे को उसके जैसे ब्रेसलेट पहनना पसंद होगा। बच्चा उसको कॉपी करेगा कि मैं सलमान खान जैसा दिख रहा हूँ। बच्चे को उसके जैसा गॉगल लगाना पसंद होगा, है ना। बच्चे उसके गाने पे डांस करेंगे, हुड़ दबंग दबंग दबंग, है ना। आपको नहीं कहने की जरूरत पड़ेगी, बट बच्चा कॉपी करेगा, उसी के जैसा चलेगा, उसी के जैसा करेगा। बच्चे को कैटरीना पसंद होगी, कैटरीना को करेगा। बच्चे को अगर किसी पर्सन को, आई सपोज कि गांधी जी पसंद है, तो वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, उसको नॉन वायलेंस पसंद होगा, उसको शांत रहना पसंद होगा ना। क्यों? क्योंकि ऑटोमेटिकली बच्चा उससे इंस्पायर, उसको कॉपी करता है। पर जब बच्चे का रोल मॉडल उसके फादर, उसके मदर है ही नहीं, तो वो कॉपी नहीं करेगा। काफी बार पेरेंट्स ना मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि मैम हमारा बच्चा ना हमें छोड़ के सबको कॉपी करता है। एक कॉमन प्रॉब्लम आती है कई बार कि घर में दादा दादी भी है, जॉइंट फैमिली में कहता है। मैं एक इश्यू बताती हूँ कि घर में दादा दादी भी है और उनका अपना एक रीजनल लैंग्वेज है। काफी पेरेंट्स ने मुझसे काउंसलिंग में पूछा, तो आज बताती हूँ क्योंकि हो सकता है यहाँ पे भी किसी का ये इश्यू हो कि मैम उनका अपना, क्योंकि वो किसी गांव से है, उनकी लैंग्वेज अलग तरीके की है, पर हम नहीं चाहते हमारा बच्चा वो लैंग्वेज बोले। हम बच्चे से अच्छे वर्ड जो आज के टाइम पे हम बच्चे को सिखाना चाहते हैं, हम बच्चे से हिंदी में बोलते हैं, हम बच्चे से इंग्लिश में बोलते हैं, बट वो अपने दादा दादी के वो वर्ड्स पकड़ लेता है जो हम उसको सिखाना नहीं चाहते, हम उसको बताना नहीं चाहते, लेकिन बच्चा उन्हीं के वर्ड्स पकड़ रहा है, बच्चा हमारे वर्ड्स नहीं पकड़ रहा। तो ऐसे में पेरेंट्स पता है क्या सोचते हैं? ऐसे में पेरेंट्स अपने पेरेंट्स को बोझ मानने लगते हैं। उनको लगता है कि यार हम ना, हमें आज के टाइम पे अच्छा कल्चर देने के लिए ना अपने पेरेंट्स से अलग रहना चाहिए था।
अलग रहते तो हमारे बच्चे ना बिल्कुल हमें हमारे जैसे करते हैं। अभी हमारे पेरेंट्स के साथ हो ना, पहले के जमाने की चीजें सीख रहे हैं। या फिर हम क्या करते हैं, उसमें बड़े लोगों को टोकना शुरू कर देते हैं। पापा, आप ना बच्चे के सामने ऐसे लैंग्वेज में बात मत करो। मम्मी, आप ये कैसे लैंग्वेज में बोलते हो? अब आप ना गांव से शहर में आ गए हो, अब आप अच्छी लैंग्वेज का इस्तेमाल करो। बच्चा गलत सीख रहा है। और उससे क्या होता है, हम अपने पेरेंट्स से दूर हो जाते हैं, क्योंकि किसी भी पेरेंट को अच्छा नहीं लगता। ऑब्वियसली उन्होंने हमें बनाया है, वो हमारे बच्चों को भी बहुत अच्छा बना सकते हैं। हमें दूसरी चीज करनी है, बच्चा उनको इसलिए कॉपी कर रहा है क्योंकि बच्चा उनको रोल मॉडल मानता है। कई बार पेरेंट्स बोलते हैं, हमारे बच्चे के अंदर ना गुस्सा बहुत है मैम, कुछ करो मैम, बात बात में गुस्सा हो जाता है। मेरा एक ही सवाल होता है, ये बताइए कि गुस्सा किसमें ज्यादा है, मम्मी में या पापा में? मम्मी या पापा ने एक दूसरे की शक्ल देखते हैं, क्या बोले, किसका नाम बोले, बोलते मैम दोनों में है। तो बोलते, कई पेरेंट्स बोलते हैं मैम हमारे तो ना खून में गुस्सा है, खानदानी गुस्सा है, खानदानी गुस्सा है, हर किसी में गुस्सा था, इसके दादा में भी गुस्सा था, परदादा में भी गुस्सा था, पापा में भी गुस्सा था, और ये तो सबका बाप है, वही खानदान का गुस्सा लेके आ गया। अरे गुस्सा हेरिडिटरी नहीं है, गुस्सा इसलिए आ रहा है क्योंकि वो हर किसी को ना गुस्सा करते हुए देखता है। वो क्या देखता है कि जब मम्मी पापा की बात नहीं मानती तो पापा अपनी आवाज तेज करते हैं, है ना। अपना रौब कैसे दिखाते हैं, गुस्से से दिखाते हैं। जब मैं बात नहीं मानता तो पापा अपनी आवाज को तेज करते हैं, रौब दिखाते हैं, तो मेरे को बात माननी पड़ती है। तो उसको क्या लग रहा है कि हेड ऑफ द फैमिली जिसकी आवाज तेज, उसी का यहाँ पे सारा होल्ड रहेगा। तो मतलब आवाज को तेज रखो, गुस्सा करो, सामने वाला अपने आप झुक जाएगा। और यही हम अपने बच्चे के साथ करते हैं। जब बच्चा गुस्सा करता है तो हम उससे डबल तेज आवाज में कहते हैं, चुप कर नालायक, मेरे से जुबान लड़ा रहे। उसको हम और गुस्से से, कितना गुस्सा कर रहा है। हम ये नहीं देखते कि उसके साथ साथ हम कितना गुस्सा कर रहे हैं। हम बोलते हैं इसकी ना हरकतें ही ऐसी है कि मुझे गुस्सा आता है। अरे हरकतें तो किसी और की भी होंगी ना जो उसे ऐसा गुस्सा आ रहा है, बट उसकी किसकी हरकतें वो नहीं दिख रहा, बट उसका गुस्सा दिख रहा है। तो गुस्सा बच्चा वही देखता है। लोग बोलते हैं बच्चा हमारी बात नहीं मानता, मैं बोलती हूँ बच्चा आपकी बात नहीं मानता, ये बिल्कुल चिंता की बात नहीं है, पर बच्चा आपको देख रहा है, ये चिंता की बात है, ये चिंता की बात है। और हम क्या कर रहे हैं, खुद को देखते नहीं है, हमेशा बच्चे को देखते रहते हैं कि बच्चा लेट उठता है। मैक्सिमम, मैं आज आपको एक पॉइंट आउट करके एक चीज बता रही हूँ, जब मैक्सिमम मम्मी बोलती है ना, कल भी मेरा जहाँ पे सेशन था, मैक्सिमम मम्मी कंप्लेन करती है बच्चा ना कहीं भी जाओ ये लेट होता है, स्कूल जाने के लिए लेट होता है। इसको हम बताते रहते हैं, बेटा स्कूल के लिए देर हो रही है, स्कूल के लिए देर हो रही है। बट जब पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है ना, मम्मी लेट पहुंचती है। 9 बजे का टाइम होना, मम्मी 10:30 पे पहुंचती है, मम्मी 10 पे पहुंचती है। क्यों? क्योंकि मम्मी ना अपने आप को बहुत सारी चीज में कवर कर लेती है। मुझे तो बहुत सारे काम है, मेरे को तो खाना भी बनाना था, मेरे को नाश्ता भी बनाना था, मुझे तो ये भी करना था, मुझे भी वो भी करना था। मम्मी ने बहुत सारे काम बता दिए। अभी बच्चे को क्या पता है कि जब मम्मी की क्लास होती है, जब टीचर लेती है, मम्मी लेट पहुंचती है, तो मतलब लेट पहुंचना जायज है, कोई बात नहीं, तो के मम्मी भी लेट होती है। पापा को भी देखता है कि पापा भी भागे दौड़े जा रहे हैं, और वो बैठे हुए क्या कह रहे हैं कि वो नालायक मेरा बॉस जाके जो गुस्सा करने वाला है ना। पापा अपनी कमी नहीं बताते, कहते लेट पहुंचूंगा ना तो बॉस ना आज मेरे को डांटेगा। तो मतलब पापा अपने को नहीं सुधार रहे, रोज अपने आप लास्ट मोमेंट पे भाग रहे हैं, लेकिन बॉस की गलती बता रहे हैं। तो बच्चा कभी भी सीखेगा नहीं टाइम पे काम करना। टाइम मैनेजमेंट सिखाओगे, लेकिन सिखाने के लिए पहले सीखना पड़ेगा। पेरेंटिंग में हम सबसे बड़ी गलती यही करते हैं, सिखाना 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 शुरू कर देते हैं। सिखाने से पहले सीखना पड़ेगा। सीख जाओगे 90% चीजें, बच्चे अपने आप आपको देखकर सीख जाएंगे, आपको अपने आप अपना रोल मॉडल मानेंगे ना। तो हमें किड्स इंप्रूवमेंट से ज्यादा फोकस करना है सेल्फ इंप्रूवमेंट पे। बच्चा देखता है, गुस्सा से करना सीखता है। बच्चा क्या देखता है, छोटी छोटी चीजों में ना मम्मी पापा की नोकझोंक हो रही है, आर्ग्यूमेंट हो रहा है। जरा सी मम्मी कोई बात, पापा कोई बात कह देते हैं, मम्मी का मुंह फूल जाता है, एक पूरा बड़ा गोलगप्पा मम्मी के मुंह में आ जाता है, और पूरे दिन वो ट्रैवल करता रहता है मम्मी के मुंह में। मम्मी किचन में हो तो गोलगप्पा लेके घूम रही है, मम्मी शाम को हो तो गोलगप्पा लेके घूम रही है। फिर पापा जब तक मम्मी को कुछ गिफ्ट ना लाके दे देना, वो गोलगप्पा ना डाइजेस्ट नहीं होता ना। तो बच्चा क्या है, बच्चा भी तो वही कर रहा है। फिर बच्चे को जब तक आप कुछ दोगे नहीं, वो मानेगा नहीं। तो हमको इसीलिए अपने आप के अंदर इम्प्रूवमेंट लानी है, तो अपने आप हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हमको अपने आप पे ज्यादा ध्यान देना है।
तो जब लोग बोलते हैं कि बच्चा टीवी बहुत देखता है, बच्चा जंक फूड बहुत खाता है ना, बच्चा हेल्दी नहीं खाता। अरे ये बताओ आप कितना हेल्दी खा रहे हो? क्योंकि बच्चा ना क्या सुनता है पेरेंट्स को, पिज्जा बहुत टेस्टी है यार, तुमने मैकडॉनल्ड वो पिज्जा हट का पिज्जा खाया, कितना अच्छा है। बच्चा हर चीज नोटिस करता है। हमें लगता है कि बच्चा कुछ नोटिस नहीं कर रहा, बच्चा दूर कोने में घर में कहीं खेल भी रहा होगा ना, और आप हस्बैंड के साथ बैठ के अपनी सास की बुराई कर रहे होंगे, बच्चा सुन रहा है, बस वो आपकी तरफ देख नहीं रहा। और जब आप शिकायतें करते हो ना ट्रैवलिंग करते वक्त कि मम्मी जी ने तो ऐसे किया, मम्मी जी तो ना हमेशा मुझ में कमियां निकालती है, पापा ने ऐसे किया, मम्मी ने ऐसे किया, बॉस ने ऐसे किया, हर कोई मेरे पीछे पड़ता है, बच्चा सब सुन रहा है। आपने म्यूजिक भी लगाया हुआ है बट बच्चा सुन रहा है। अभी वो पता है क्या करेगा, वो हमेशा कंप्लेन सीकिंग रहेगा, हमेशा दूसरे की कमी निकालेगा। टीचर ने ऐसा किया तो टीचर को तुम्हें पसंद ही नहीं हो, वो टीचर हमेशा ऐसे करते हैं, वो बच्चा हमेशा ऐसे करता है, वो गलती से मेरा झूठा नाम लगाता है, क्योंकि ये सारी बच्चे आपसे सीख रहा है। बच्चा जंक फूड इसलिए खाता है, बच्चे को नहीं पता था जंक फूड क्या है, क्योंकि हम ना वीक डेज में खुद बाहर जाना बहुत पसंद करते हैं, और जब हम वीक डेज में जाते हैं तो हम क्या खाते हैं, पिज्जा खाते हैं, बर्गर खाते हैं, हर हफ्ते खाते हैं। तो बच्चे के लिए एक माइंडसेट बन गया कि भैया बाहर जाओ और बर्गर खाओ ना। कई बार हमें खाने के लिए भी नहीं जाते, बस हमें तो शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, बट वहां जाने के बाद क्या होता है, हम सोचते हैं अरे यार मैकडोनल्ड्स के आगे निकले यार, बर्गर की बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, पेट भरा हुआ है ना, लेकिन जीभ बाहर आ जाती है, या चल एक एक खा ले, एक एक खा लेते हैं। और वही हैबिट धीरे धीरे बच्चे में आती है। बच्चा खा के आया है, कुछ भी करके आया है, वो बच्चा कहेगा मम्मी मेरे को ही खिलाओ, और आप क्या कहोगे, अभी तो ये खाया था तूने, अभी तो पेट भरा हुआ है। अरे पेट तो आपका भी भरा हुआ था। जंक फूड आप बाहर से मंगा रहे हो, घर में पूरे दिन आप ऐसा बना रहे हो, तो सबसे पहले बच्चे का जंक फूड हटाने के लिए आपको अपना करना पड़ेगा। बहुत सारे हेल्दी पेरेंट्स होते हैं, बहुत बड़े मोटे मोटे, कहेंगे बच्चा गड़बड़ हो रहा है, अरे अपना वेट रिड्यूस नहीं कर रहे, है ना, बच्चे का कैसे करोगे, पहले अपना तो करो। अभी उसको तो एक्सरसाइज देखने की बचपन से आदत है, अभी उसके ऊपर आ जाएगा क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि वो तो शुरू से मम्मी को डबल एक्सल में देख रहा है, तो उसको फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब मैं आपको यहाँ पे कुछ ऐसे सोल्यूशंस बताऊंगी जो आप, अभी मैंने 3 कमियां तो बता दी, बोलते मैम बहुत कमियां बता दी, गलत आ गए सेशन में, ऊपर से अटेंशन करके और बैठा दिया, यही था, ये जब सुनाने के लिए आपने अटेंशन करने के लिए बैठाया। तो अब यहाँ पे वो चीजें जो हम लोग ना अपने बच्चों के साथ कर सकते हैं और अपनी लाइफ को बहुत चेंज कर सकते हैं। पहली चीज, अपने बच्चों को हमेशा पॉजिटिव सजेशंस दें। हम लोग ना नेगेटिव सजेशंस देते हैं, लेकिन हमें लगता है कि हम बहुत पॉजिटिव पेरेंट हैं, हम सब बच्चे का भला चाहते हैं। पढ़ ले वरना फेल हो जाएगा, पढ़ ले वरना तेरा सिलेक्शन नहीं होने वाला। बहुत सारी मम्मी ना पता है बच्चों को क्या बोलती है, पढ़ ले वरना काम वाली आंटी देख रही है इसकी तरह झाड़ू पोछा करेगी। होते हैं ऐसे, स्वीपर को दिखाते हैं, झाड़ू पोछे वाले को दिखाते हैं, देख इसके जैसा बनेगी, तू भी इसी की तरह झाड़ू लगाएगा। नेगेटिव सजेशन देते हैं, या फिर हम डर दिखाते हैं, पढ़ ले वरना टीचर मारेगी, पढ़ ले वरना कल टीचर डांटेगी। हमें क्या लग रहा है, हम पॉजिटिव सजेशन दे रहे हैं क्योंकि हम तो उसको सही करने के लिए बोल रहे हैं। बहुत बार हमारी लैंग्वेज भी अच्छी होती है, बेटा पढ़ लो वरना कल आपकी टीचर मैम ना बहुत डांटेंगी, बोलते हैं ना, बेटा ऐसा कर लो वरना ऐसा हो जाएगा। हम बोलते हैं बेटा आप पढ़ लो वरना आप आईएएस का एग्जाम क्लियर नहीं कर पाओगे। अब हमें क्या लग रहा है कि हमारी तो लैंग्वेज भी अच्छी है, हम तो बहुत प्यार से भी बोल रहे हैं, और हम बच्चे के भले के लिए बोल रहे हैं। बट इसी चीज को हम हर बार क्या कर रहे हैं, फेयर दिखा रहे हैं बच्चे को, वरना ऐसा हो जाएगा, वरना वैसा हो जाएगा। हमें बच्चे को पॉजिटिव सजेशन देना है, जो आप चाहते हो। जो आप चाहते हो का मतलब है कि बेटा पढ़ लो, पढ़ लोगे तो आईएएस बनोगे, तो लाखों लोगों का भला करोगे, है ना। बेटा पढ़ लिख लोगे तो ये जो काम वाली आंटी दिख रही है ना, ऐसे लाखों लोगों को एम्प्लॉयमेंट दोगे, इनके बच्चों को पढ़ने के लिए पैसा दोगे, इनके बच्चे ये काम नहीं करेंगे जो बेचारी, बट हम आंटी के काम को खराब बता देते हैं। तो पहले तो हमने बच्चों में हीन भावना डाल दी कि देखिए ये कितना गिरा हुआ काम कर रही है, तुझे इनकी तरह नहीं हो रहा। हमने एक बैरियर खड़ा कर दिया, हमने एक बैरियर खड़ा किया, उसको डिस्टिंग्विश किया कि ये नीचे लेवल की है तो ऊपर लेवल का है। ऊपर लेवल का हमेशा वो होता है जो देना जानता है, क्रिटिसाइज करना जानता है, डिफ्रेंशिएट करना जानता है, वो कभी नहीं होता।
इसीलिए हमेशा हमें अपने बच्चों को पॉजिटिव सजेशन देना है। बहुत बार तो पेरेंट्स एक और बोलते हैं, खाना खा ले वरना छोटा रह जाएगा, है ना। एक बड़ा और एक होता था, दूध पिएगा तो काला हो जाएगा, वो चाय पिएगा तो काला हो जाएगा, दूध पिएगा तो गोरा हो जाएगा। अभी आज के टाइम पे चलती नहीं है। बच्चे कहते हैं अच्छा मम्मी आपने बहुत चाय पी थी क्या बचपन में? और मम्मी कई बार बोलती है देख मैंने कितनी चाय पी। तो हम नेगेटिव सजेशन दे रहे हैं, दूध नहीं पिएगा तो छोटा रह जाएगा। और ये भी बोल सकते हैं दूध पिएगा तो बड़ा हो जाएगा, टॉल हो जाएगा, दूध पियोगे तो हेल्दी होगे, खाना खाओगे तो जरूरी नहीं है बोलना कि पुलिस आ जाएगी, चोर आ जाएगा। ये भी बोल सकते हैं कि बेटा खाना खाएगा तो तुम हेल्दी होगे तो हमको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हेल्दी होगे तो हम हमेशा फिट रहेंगे, हम हमेशा खेलते रहेंगे, हम हमेशा बाहर जाएंगे, हम घूमेंगे, हम फिरेंगे, हम अच्छा अच्छा पढ़ेंगे। बहुत सारी अच्छी चीजों का लालच भी तो दे सकते हो ना, डराने की जगह। और यही हम पेरेंट्स ना अपनी गलतियों में भी करते हैं, ऐसा करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, मैम ऐसा ना हो कि ऐसा हो जाए। तो जैसा भी हम सोचते हैं ना ऐसा ना हो ऐसा हो जाए, उसकी संभावना बहुत ज्यादा बढ़ा लेते हैं। मैंने यहाँ पे एक चीज आप लोगों से बताना चाहती हूँ कि हो जाए ना वाले इंस्ट्रक्शन जब हम पेरेंट्स देते हैं अपने बच्चों को तो क्या होता है। आपको मैं आज एक माइंड का ना एक साइंस बताती हूँ। साइंस क्या है, हम कितने पेरेंट्स यहाँ पे अपने बच्चों को बोलते हैं बेटा वहां मत जाना, और पेरेंट्स को लगता है जब हम जिस चीज के लिए मना करते हैं वही करता है। कितने पेरेंट्स को लगता है जो चीज मना करो ये वही करेगा सबसे पहले, राइट। आज मैं आपको इसके पीछे की ना साइंस बताती हूँ, ब्रेन का साइंस क्या है। सबसे बड़ा साइंस है, आप अपनी आंखें बंद करिए जरा, आपको आप ही को बताती हूँ आपका इंस्ट्रक्शन बच्चे के दिमाग में कैसे फ्लो करता है। जस्ट क्लोज योर आईज। एक काले हाथी के बारे में मत सोचना। काले हाथी के ऊपर एक बंदर बैठा हुआ है, उसके बारे में तो बिल्कुल मत सोचना वरना पिटाई करूंगी। और बंदर जो है वो बोतल से दूध पी रहा है, ये सोचना तो पाप है। कितने लोगों को काला हाथी दिखा? देखा मैम, बंदर भी देखा, बंदर भी दिखा, काला हाथी भी दिखा, और बोतल भी दिखी, जबकि बोला था कि पाप है। सेम वे ना हमारे बच्चों के साथ होता है। जब हम बोलते हैं ना बेटा ये मत कर, बेटा बाहर मत जा, वो उसके दिमाग में कहते बाहर घूमता है। बड़ा बच्चा हो जाता है, हम कहते हैं बेटा बाहर नहीं जाना, आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हो बेटा बाहर ही जाना, और आप कहते हैं बच्चा बात नहीं मान रहा, बच्चा आप ही की बात मान रहा है। अब बताती हूँ हो कैसे रहा है। ये हो ऐसे रहा है कि हमारा ना ब्रेन, हमारा एक होता है कॉन्शियस माइंड और एक होता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड वो होता है जो हमें सब कुछ पता है, हम बोलते हैं ना अरे ये तो पता है, ये भी पता है, हमें ये भी पता है। हम 90% इंफॉर्मेशन को मानते हैं कि ये हमें पता है, बट हमारी लाइफ में सारा खेल सबकॉन्शियस माइंड का है। सबकॉन्शियस माइंड इज आवर बिहेवियर, जो भी अच्छा या बुरा बिहेवियर, जैसे कि गुस्सा आ जाना, हमें पता है गुस्सा नहीं करना, पर बोलते हैं मैम पता नहीं क्या करूं, इतना ब्लड प्रेशर बढ़ा देते हैं ना, गुस्सा ही आ जाता है अपने आप। क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियस में गुस्सा है। कॉन्शियस को पता है गुस्सा नहीं करना, पर सबकॉन्शियस को नहीं पता। और सबकॉन्शियस नो को नहीं मानता, नो की इमेज नहीं बनती है। भाई मैंने बोला हाथी को नहीं मानना, हाथी की इमेज बनी। मैंने बोला काला हाथी, तो काला हाथी दिखा, सफेद हाथी नहीं दिखा होगा। मैं लाल गाड़ी बोलूंगी तो लाल गाड़ी इमेज में बनेगी, काला हाथी बोलूंगी काली बनेगी, लेकिन नहीं की इमेज नहीं बनेगी, क्योंकि सब कॉन्शियस को नहीं की इमेज नहीं पता। तो जब हम बोलते हैं ना कि नहीं करना, तो वो नहीं सबकॉन्शियस लेता ही नहीं है। हम बोलते हैं बेटा वहां मत जाना, बेटा कहता है अच्छा मम्मी ने इंस्ट्रक्शन दिया, ब्रेन इंस्ट्रक्शन लेता है बेटा वहीं जाना, बेटा बाहर नहीं जाना, बेटा रह जाना। तो हमको इंस्ट्रक्शन कैसे देने अपने बच्चों को, जो हम पॉजिटिव आउटकम जाते हैं। सपोज पानी पड़ा हुआ है, आपने कहा बेटा वहां मत जाना पानी गिरा है, अब बात है तो वहीं जाएगा। हमको बोलना है कि बेटा वहां पानी पड़ा है, इधर आना, उधर मत जाओ की जगह। या हम बोलते हैं बेटा बाहर जा रहे हो गिर मत जाना, और वो बाहर जाके गिरता है, आप कहते मैंने कहा था कि गिर मत जाना, फिर भी जाके गिरा। इंटेंशन दे दिया था आपने, ब्रेन को इंस्ट्रक्शन दे दिया था।
हमें क्या बोलना है, बेटा बाहर जा रहे हो संभल के खेलना। तो जो हम चाह रहे हैं बेटा, अच्छा हम ये चिप्स नहीं खाना की जगह हेल्दी फूड खाना, और यही इंस्ट्रक्शंस ना हमको देना है। हम बोलते हैं कोई नया काम शुरू करते हैं ना, चलो मैं ये कोशिश करूंगा मैम ऐसा ना हो जाए, मैंने कब ना लगा दिया ना, अब तो इसके साथ जरूर होगा, क्योंकि ऐसा हो जाए आपने इंस्ट्रक्शन दे दिया, मैम लॉस ना हो जाए। मैं कह रही हूँ ये मत बोलो ना, ये बोलो मैम ये काम करूंगा प्रॉफिट होगा। तो ये सारी चीजें ना आपको अपनी लाइफ में लानी है, अपने बच्चों को फियर नहीं देना। और पता है बच्चों को जितना ज्यादा हम फियर देते हैं, बच्चों का इम्यूनिटी लेवल घटता है। साइंस साइंटिफिक रीजन है, क्योंकि बच्चों का इम्यून सिस्टम, बच्चों के व्हाइट ब्लड सेल्स कम होने लगते हैं, बच्चे ज्यादा बीमार होते हैं। हम बोलते हैं ठंडे पानी में मत जाना वरना बुखार हो जाएगा, और अगले दिन ही हो जाता है। किसी कहा था मैंने, नालायक बेचारा बच्चा 2 मिनट के लिए गया लेकिन हो गया बीमार। क्यों? क्योंकि हम ना बच्चे को डरा डरा के उसका इम्यूनिटी सिस्टम वीक कर देते हैं। डर से आपका इम्यूनिटी सिस्टम, आपके जो व्हाइट ब्लड सेल्स है वो कम होने लगते हैं। बॉडी में व्हाइट ब्लड सेल्स जब ज्यादा होते हैं तो वो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, लेकिन जैसे जैसे कम होते हैं इम्यूनिटी लेवल कम होता है। जब आप बच्चे को डराते रहते हैं ना, ये मत कर, वो मत कर, ऐसा मत कर, ये मत खा, इसको तो एलर्जी है। मैंने कहा जब तक ये कहती रहेंगी ना, एक बार क्या इंसिडेंट बताती हूँ कि एक बार एक मदर ने आके बोला कि मेरा बच्चा ना हमेशा बीमार ही रहता है। मैंने कहा अच्छा क्या रहता है बीमार? बोलते मैम हम तो बहुत केयर करते हैं। मैंने कहा ये बताओ सबसे ज्यादा केयर कौन करता है? बोलते मैम दादी करती है। मैंने कहा कैसे करती है? मैम दादी दादी से पूछा गया भी जरा दादी का केयर भी सुने, तो दादी क्या करती थी, मेरा बच्चा ठंडे पानी में मत नहा बीमार हो जाएगा, मेरा बच्चा ये मत खा पेट खराब हो जाएगा, मेरा बच्चा ज्यादा थक जाएगा। जब तक दादी जी जिंदा रही ना, बच्चा सबसे ज्यादा बीमार रहा। दादी जी गई, बच्चा हेल्दी हो गया। पर दादी जी को लग रहा था कि जब तक मैं हूं तभी तक ये बच्चा ठीक है। क्यों? क्योंकि दादी जी गलत इंस्ट्रक्शन दे रही थी, सब कॉन्शियस माइंड को गलत डायरेक्शन में कर रही थी। और उसके अलावा जो सबसे बड़ी गलती करोगे ना, ये बच्चा जब बड़ा होगा तब क्या चाहोगे कि स्टेज पे डांस करे। अभी इतना फियर उसके अंदर घुस गया है कि वो डिसीजन मेकिंग उसकी हमेशा लो रहेगी। ये प्रूवन साइंस है कि जिन बच्चों को बचपन में बहुत ज्यादा डर दिखाया जाता है, वो एक फियर उनकी साइकोलॉजी में बैठ जाता है, और बड़े होने के बाद सबसे ज्यादा रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी उन्हीं की कम होती है। कभी रिस्क लेने की कैपेसिटी नहीं होती उनके अंदर। हर चीज में उन्हें ना, हर चीज में उन्हें फेलियर दिखता है, हर चीज में डर दिखता है। ऐसा ना हो जाए मैम, हम बाहर जा रहे हैं, ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए। अरे यार कुछ नहीं होगा। बट ये पता नहीं है, ये हम पेरेंट्स ने किया है। बट मैं ये नहीं कह रही कि पेरेंट्स गलत मानते हैं, बट हमें नहीं पता कि हम जाने अनजाने में प्यार में क्या चीज कर रहे हैं जो बच्चे के लिए सही नहीं। तो वो हमें सीखनी पड़ेगी। एंड थर्ड सेकंड चीज है कि हमें अपने बच्चों को फिजिकल एक्टिविटीज करानी है। बहुत सारे पेरेंट्स क्या करते हैं कि बच्चों के एग्जाम आए, उनकी फिजिकल एक्टिविटीज पे ध्यान नहीं देते, बस पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो। बच्चों के लिए फिजिकल एक्टिविटीज बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो हमें अपने बच्चों की फिजिकल एक्टिविटीज पे ध्यान देना है, बच्चों को हमेशा फिजिकल एक्टिविटीज ज्यादा से ज्यादा करानी है। एक तो हमेशा अपने बच्चों को फिजिकल, बहुत सारे पेरेंट्स क्या करते हैं एग्जाम टाइम पे फिजिकल एक्टिविटीज बंद करा देते हैं। तो एग्जाम टाइम पे फिजिकल एक्टिविटीज बंद नहीं करानी, रादर उनको खिलाना है। बच्चे जो है उनको 1 घंटा सिर्फ बैठ के नहीं खिलाना, उनको भागने वाली एक्टिविटीज करानी है। जितना भागने वाली चीजें करेंगे उतना ज्यादा ऑक्सीजन लेवल उनके ब्रेन को, जैसे हमारी बॉडी के लिए फूड जरूरी है वैसे उनके ब्रेन के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, और ऑक्सीजन हमेशा फिजिकल एक्टिविटीज से हमारे ब्रेन को मिलता है। इसीलिए उनको फिजिकल एक्टिविटीज कराएं, और हमेशा उनकी स्ट्रेंथ पे काम करें। स्ट्रेंथ पे काम करने का मतलब है मैथ्स कमजोर है, बाकी 4 सब्जेक्ट बहुत अच्छे हैं, पर सबसे ज्यादा ताना बच्चे को मैथ्स पर मिलेगा ना, इसका ये खराब है, ये इससे बहुत वीक है। उसको हम जिसमें ज्यादा मार्क्स आते हैं उसको निग्लेक्ट करना शुरू कर देते हैं, इसमें तो आते ही, इसमें क्या बात है। बट हमको हमेशा जब भी हम बच्चे की स्ट्रेंथ के साथ काम करेंगे, बच्चा ज्यादा काम करेगा। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगी, अगर आपके पैरों में बड़े बड़े पत्थर बांध दिए जाए और आपको भागने के लिए कहा जाए, तो आप ज्यादा तेज भागेंगे, या फिर आपके पैरों से वो पत्थर निकाल दिए जाए तो आप ज्यादा तेज भागेंगे? निकाल दिए जाए तो तेज। निकाल दिए जाए, बिल्कुल। और हम क्या करते हैं, वो पत्थर जो बच्चे की वीकनेस होती है ना, उसको बच्चों के पैरों के साथ पूरी जिंदगी भर बांध के रखते हैं, और उसी के साथ उसको भगाने की कोशिश करते हैं। बच्चा मैथ्स में वीक है, बट बच्चा तो मैथ्स के बिना तो आजकल कोई करियर स्कोप नहीं है, इसीलिए वो बच्चे का वो मैथ्स पत्थर की तरह उसके पैरों से हमेशा बांध देते हैं। क्योंकि हम तो चाहते हैं बच्चा इंजीनियर बने, इंजीनियर बनेगा तो फ्यूचर अच्छा होगा।
और बच्चा इंजीनियर बन भी जाएगा ना, तो वो एक एवरेज जॉब में रहेगा, 10-12 हजार कमा लेगा, क्या करोगे उसका? तो हमें ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों की स्ट्रेंथ पे काम करना है, उनकी स्ट्रेंथ को फोकस करना है। और जब हम बच्चे को बहुत ज्यादा रोकते हैं, टोकते हैं, तो मैम आप म्यूट हो गए हो। अब आ रही है आवाज? ओके, थैंक यू। हम क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा हम बच्चों को ना हर चीज कराते हैं, जिससे बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो हम बच्चे को कॉन्फिडेंस की क्लास में भेजेंगे, उसको एक्सरसाइज कराएंगे, उसको अलग अलग जगह पे लेके जाएंगे, अच्छा स्कूल उसके लिए सेलेक्ट करेंगे। बट हम जो सबसे बड़ी चीज जो मिसिंग करते हैं ना, हम उसकी सेल्फ इमेज पे काम नहीं करते, हम उसकी सेल्फ इमेज को खराब करते हैं। पता है कैसे? बेटा तुम्हारा कॉन्फिडेंस तुम्हारा बहुत लो है, बेटा तुम जरा ना अपने साथ के बच्चों को देखो कितना अच्छा बोलते हैं, तुम नहीं बोल पाते कभी भी ऐसा, है ना? देखो हम कंपेयर करते हैं और हम हमेशा उसकी सेल्फ इमेज को खराब कर देते हैं। बच्चा बहुत शैतान है, हम उसकी नेगेटिव लेबलिंग कर करके, तुम बहुत शैतान हो, तुम एक जगह बैठ नहीं सकते, तुम एक जगह कर नहीं सकते, तुम स्टेज पे बोल नहीं पाते हो, या तुम मैथ्स में बहुत वीक हो। हमने क्या किया, उसकी सेल्फ इमेज ऐसी बना दी। अब मैं कह रही हूँ वर्ल्ड का बेस्ट ट्यूटर उसके लिए ले आना, बट मार्क्स नहीं आएंगे, क्योंकि प्रॉब्लम इज नॉट विद द ट्यूटर, प्रॉब्लम इज नॉट विद द साइंस, प्रॉब्लम इज नॉट विद द स्कूल, प्रॉब्लम इज विद द सेल्फ इमेज ऑफ द किड। सेल्फ इमेज ही उसकी इतनी खराब बनी हुई है कि आप कुछ भी कर लोगे वो नहीं काम करेगा। तो हमें उसकी सेल्फ इमेज पे काम करना है, और यही रीजन है कि लोग अपने पेरेंट्स के साथ भी होती है ये इशू, कि लोग अपनी सेल्फ इमेज पे काम नहीं करते। हर एक अच्छी क्लास लेंगे, हर एक अच्छा सेशन लेंगे, बट क्योंकि सेल्फ इमेज पे काम नहीं किया हुआ, इसलिए बदलाव नहीं आता। अब मैं आप लोगों से ना लास्ट के 10 मिनट में एक एक्सरसाइज कराना चाहूंगी, क्योंकि मैंने सेशन शुरू किया था ये कह के कि जब एज अ पेरेंट आज आप जो भी चाहते हो ना, अपने बच्चे को हेल्दी देखना चाहते हो, तो हमेशा अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, अपनी हेल्थ का रखो। आप चाहते हो बच्चा हेल्दी खाए, तो अपने आप को हेल्दी खाना है हमको। हम चाहते हैं बच्चा जल्दी उठे, तो पहला हमें जल्दी हमें उठना है। बहुत सारे पेरेंट्स क्या करते हैं कि चाहते तो है कि आईएएस बच्चा बन जाए, लेकिन खुद कहीं एक बार गिर जाते हैं ना, दूसरी बार उठ के खड़े नहीं होते, काम को छोड़ देते हैं। मैं एक ही चीज बोलती हूँ कि जिस दिन आपका बच्चा एक बार गिरेगा, उस दिन उसको उठने के लिए नहीं बोलोगे क्या? बट आज ना अपने आप को हम बहुत बड़ा मानते हैं, क्योंकि हम ना लर्निंग मोड में नहीं होते, हम लर्नेड मोड में होते हैं। हम क्या सोचते हैं, हम सब कुछ सीख चुके हैं, और हम सिखाने के मोड में आ जाते हैं कि अब सब कुछ हम सिखाएंगे। तो हमको अपने आप को लर्निंग मोड में लाना होगा। तो हमेशा ना अपने आप को बहुत एनर्जेटिक रखना है, हर दिन हमें ऐसा करना है ना। हर दिन मैं एक चीज बोलती हूँ कि यार हर दिन हम लोग सोचते हैं ना बोरिंग डे है, इट्स नॉट अ बोरिंग डे। उस घर का देखो जिसके घर में कोई मर गया होगा, किसी ने अपना कोई घर वाला खो दिया होगा। हमारा तो डे बहुत अच्छा है कि आज भी हम सब जिंदा है, हमारे घर में सब लोग हैं, और हम सोच रहे हैं वही दिन है। वही दिन कैसे यार, नया दिन है और हम सब सलामत हैं। हम सब लोग यहाँ पर बैठे हैं, तो कितने सारे लोग कोविड में आज नहीं है हमारे बीच में। हम सब ब्लेस्ड हैं, और हम हर एक दिन अपना कैसे ना वेस्ट करते हैं चीजों में, एक दूसरे की शिकायतें, एक एक ऐसी चीजें लेके बैठे रहते हैं कि सालों साल उसको भूलते नहीं है। बट जब मर जाएगा वो, तो बोलेंगे यार अच्छा आदमी था। ठीक? उसके मरने के बाद क्या होगा यार, पहले उसकी अंडरस्टैंडिंग कर लो, अच्छा जी लो, अच्छा खा लो, अच्छा पी लो, चेंज कर लो, बहुत कुछ चेंज होगा। तो हमको ना हर दिन अपना बहुत अच्छा करना पड़ेगा। जब हमारा हर दिन बहुत अच्छा होगा, तब हम अपने बच्चों का हर दिन बेहतर बना पाएंगे। आज मैं आप लोग को एक एक्सरसाइज कराऊंगी जो मेरी बहुत ही फेवरेट एक्सरसाइज है। इसको हम बोलते हैं फ्यूचर टाइमलाइन। एक फ्यूचर की चिंता है ना हमको, कल क्या होगा, कल क्या होगा। हर एक बंदा फ्यूचर के लिए कर रहा है, फ्यूचर के लिए डर के लिए कर रहा है। बट हम ये क्यों नहीं सोचते, फ्यूचर को हम लोग ना जैसा सोचोगे वैसा होगा। एक लेडी का ना डिवोर्स हो गया था, ठीक है, आपको ये रियल बताती हूँ। एक लेडी का डिवोर्स मतलब उसके हस्बैंड का अफेयर हो गया। तो मेरे पास आई, मैम मेरे हस्बैंड का ना इतने सालों बाद ना पता चला एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, मैम मैं तो बर्बाद होगी। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा क्या हो गया? कहती मैम मेरे को तो पहले से ही लगता था, कई सालों से लगता था। मैंने कहा क्या लगता था? कहते मैम ये ना एक्चुअली वाइफ सुंदर नहीं थी, हस्बैंड बहुत हैंडसम था। कहती मैम मुझे ना हमेशा लगता था इनका ना ये इतने हैंडसम है,
ये कहीं और ना निकल ले, ये कहीं और ना निकल ले, कहीं और ना निकल ले। मैंने कहा बस ये ना वाली चीज सिखाई। मैंने कहा पता है क्यों निकले? तुमने मैनिफेस्ट किया, तुमने यूनिवर्स में उस लेडी को अट्रैक्ट किया जो तुम्हारी हस्बैंड की लाइफ में आई। आग लगाने वाली वो नहीं, आग लगाने वाली तुम हो, रेस्पॉन्सिबल तुम हो। तो जब हमें अपने फ्यूचर को ना आग हम लगाते हैं, बोलते हैं कल नुकसान ना हो जाए, कल ऐसा ना हो जाए। अरे क्यों नहीं सोचते कि यार कल मैं शाहरुख खान जैसे मेरे पास बंगला आ जाए? क्यों नहीं सोचते कि कल मेरे को भी एक जो है कटरीना जैसे मैं इतनी फेमस हो जाऊं? क्यों नहीं सोचते यार? सोचने का तो दो तरीके हैं ना, अच्छा अच्छा भी सोच सकते हो, तो बुरा बुरा क्यों सोच रहे हो? तो आज मैं आपको एक एक्सरसाइज कराऊंगी कि फ्यूचर टाइमलाइन। इससे क्या होगा ना कि आप अपने फ्यूचर को अच्छा देखोगे, एक हैबिट बनती है, हमारा एक पैटर्न बन जाता है, ब्रेन का सोचने का तरीका बन जाता है। तो आज मैं चाहूंगी कि आप सब लोग ना खड़े होकर इस एक्सरसाइज को करें, और प्लीज जितने लोग हो सके ना अपना कैमरा को ऑन करें। देखो आप लोग के साथ मैं भी खड़े होके करूंगी, और यहाँ पे ना अपनी आंखों को बंद रखे, जहां पे भी आप खड़े हो स्क्रीन से थोड़ा सा दूर हो जाओ, थोड़ा सा, क्योंकि मैं छोटे छोटे स्टेप्स चलाऊंगी, थोड़े छोटे छोटे स्टेप्स चलिएगा, ठीक है? चलिए क्लोज योर आईज। बिल्कुल आधा ढक्कन। हाँ जी, आधे ढक्कन को थोड़ी देर बंद कर दें और आप अपनी फ्यूचर टाइमलाइन पे चलने के लिए तैयार हो जाए। आप लोगों को म्यूजिक की आवाज आ रही है? अब आ रही है म्यूजिक की आवाज? नहीं आ रही है। नो मैम, नो मैम। अब आ रही है? अब नो मैम। फाइल नहीं आ रही है, जस्ट अ सेकेंड। इससे कहाँ से होगी? नहीं, डोंट। ऐसे कर दिया। क्यों किया उनको? मैंने zigzag कलर कर दिया। मैंने कहा ऐसे कर लिया। मम्मा के लिए गिफ्ट हैप्पी तो हो, मैंने अगर मैंने गिफ्ट दिया आपको तो थैंक यू, यू आर माय डे। नो आई एम मम्मा। मेरे को तो दिव्यांश चाहिए। दिव्यांश पापा है। सारे काम मैं दोनों काम दिव्यांश करता है, फाइटर प्लेन दोनों फाइटर प्लेन के अंदर भी दिव्यांश ही करता है। कम है। म्यूजिक ओके ओके बेटा पोलाइट, प्लीज मेरे से प्यार से बात कर। सभी लोगों को आ रही है म्यूजिक की वो आवाज? हैप्पी हो। प्लीज शो मी योर हैप्पी No. No ma'am, somebody is unmute. That's why we can't hear the music. Disturbing us. अपने आप को म्यूट करिए आप लोग, प्लीज अपने आप को म्यूट रखिए। प्रीति अपने आप को म्यूट करो। प्रीति म्यूट करो अपने आप को, आवाज आ रही है। सॉरी सर। प्रीति जहांगीर अपने आप को सॉरी सर, सॉरी सर। या कोई बात नहीं, म्यूट कर लो अपने आप को सब। यस। आप लोग अपना कैमरा ऑन नहीं कर सकते? ऐसा कौन सा जरूरी काम कर रहे हो भाई? इतना इम्पोर्टेंट चीज दिखा रही है मैम, तो आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है कि अपना कैमरा ऑन नहीं कर सकते? आप लोग 50 बार बोल दिया यार, करना चाहिए। एक अपनी एनर्जी लगा रही है एक लेडी अपना सुबह से, और आपको सिखा रही हैं, फ्री सिखा रही हैं। उनका सेशन 10,000 रुपीज़ का भी सेशन होता है, वो आपको फ्री सिखा रहे हैं। तो कम से कम परमात्मा को थैंक यू बोलो कि आज आप यहाँ पर हैं।
मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ हाथ जोड़ के, अपनी कैमरा ऑन कर लीजिए प्लीज। और अगर ये प्रोग्राम बेकार है तो छोड़ दीजिए ना, लीव कर दीजिए फिर। अच्छा नहीं लगता ना। आई होप कि अब सबको आवाज आ रही है म्यूजिक की। यस, थैंक यू। जी मेरी जी, आवाज क्लियर है सभी लोगों को? जी हाँ Yes. बिल्कुल क्लियर है। ओके, थैंक यू। प्लीज क्लोज योर आईज, अपनी आंखों को बंद करें और एक बार गहरी लंबी सांस अंदर लें और बहुत ही प्यार के साथ अपनी सांसों को छोड़ दें। और अब आप अपने एक बहुत ही खूबसूरत से फ्यूचर टाइमलाइन पर अपने भविष्य में चलने के लिए तैयार हो जाएं। आज आप अपने फ्यूचर में ट्रैवल करेंगे, चलने के लिए तैयार। अपने आप को एक ऐसी जगह पे खड़ा हुआ महसूस करें कि एक बहुत सुंदर सी एक रोड है, जिस रोड पर वो बिल्कुल सीधी रोड है, स्ट्रेट, सब कुछ सामने सीधा दिख रहा है। इस रोड के दोनों तरफ बहुत ही सुंदर पेड़ पौधे हैं, प्लांट्स हैं और बहुत ही खूबसूरत से रंग बिरंगे फूल आपकी इस रोड पर बिखरे हुए हैं। आप आज अपने आज में खड़े हैं, जो आपका आज का दिन है, 15 मई 2022। हो सकता है आज के दिन में आपकी लाइफ में कोई इश्यू हो सकता है आज के टाइम पे आपका रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा हो सकता है आज के टाइम पे आपका बिजनेस या आपकी जॉब अच्छी ना चल रही हो सकता है आज के टाइम पे आपकी सेहत अच्छी ना हो, पर आपका भविष्य बहुत ही खूबसूरत है। यू हैव अ वंडरफुल एंड ब्राइट फ्यूचर। देखिए जरा सामने एक बोर्ड लगा हुआ है, इस बोर्ड पे लिखा हुआ है 2023 आपका स्वागत करता है। आज आप इस अपनी फ्यूचर टाइमलाइन के राजा हैं। अपने बालों को देखिए, आपके बाल कितने सुंदर हैं। अपने कपड़ों को देखिए, अपने खड़े होने के ढंग को देखिए। चेंज योर फेशियल एक्सप्रेशन। अपने चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी सी मुस्कान को लाइए। और अब आप अपने फ्यूचर में ट्रैवल करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। एक राजा की तरह, एक रानी की तरह हमें अपने फ्यूचर में चलना है, क्योंकि हमारा फ्यूचर बेहद खूबसूरत है। अब एक कदम आगे बढ़ाइए और देखिए अब आप 2023 में एंटर कर चुके हैं। इस सुबह की किरण, सुबह जो सूरज की किरणें हैं वो आपके ऊपर एकदम रोशनी की तरह गिर रही हैं, आपको सुनहरा कर रही हैं। आज 2023 में आपकी सेहत अच्छी है। आज आप अपने बच्चों के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। आज आप पहले से ज्यादा पॉजिटिव हैं। अब एक कदम और आगे बढ़ाइए और अब आप 2025 में प्रवेश कर रहे हैं। बढ़ाइए अपना 2025 की तरफ एक कदम। देखिए जरा 2025 में अपने आप को अपना खड़े होने का ढंग को देखिए, अपने चलने के ढंग को देखिए। आज आप पहले से भी ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं। अपने बच्चों को देखिए। हो सकता है आपको 2022 में लगता था कि मेरे बच्चे कुछ नहीं कर पाएंगे, और 2025 में अपने बच्चों को एक बेहतर भविष्य में देखिए। आपके बच्चे आपके साथ कितने अच्छे से खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, वो अपने जीवन में बेहतर स्तर पर हैं। देखिए जरा अपने आप को। आज 2025 में आप बड़े बड़े काम कर रहे हैं। ये पूरी यूनिवर्स आपके ऊपर फूल बरसा रही है, आप खुश हो रहे हैं। अब एक कदम और बढ़ाइए अपना 2030 में।
देखिए जरा आप जो काम करना चाहते थे, आप 2030 में प्रवेश करिए। जब आपने 2030 में एंटर किया है तो देखिए आज आप, हो सकता है जो आपका ड्रीम हाउस था, अपने आप को अपने उस ड्रीम हाउस में देखिए। जो आपकी ड्रीम कार थी, आप अपने आप को उसमें घूमते हुए देखिए। अगर आप एक बहुत बड़े स्टेज पे आना चाहते थे तो देखिए अपने आप को एक बहुत बड़े स्टेज पर। देखिए आज आप कैसे बड़े बड़े लोगों के बीच में हैं। अपने आप को बहुत कॉन्फिडेंट देखिए। देखिए आज आप हर रिश्ते को कितने अच्छे से संभालते हैं। एक कदम और आगे बढ़ाइए और अब आप 2035 में प्रवेश कर चुके हैं। देखिए जरा अपनी गर्दन को ऊपर करिए और महसूस कीजिए, अपने दोनों हाथों को खोलिए और महसूस कीजिए कि पूरी कायनात, पूरी यूनिवर्स आपके ऊपर एक पॉजिटिव एनर्जी, आपको पूरी पॉजिटिव एनर्जी से ये नहला रही है। सूरज की सबसे बेहतरीन किरणें आपके ऊपर पड़ रही हैं। आप पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हैं। आप पूरी तरीके से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। अपने हाथों पर उन किरणों को गिरते हुए महसूस कीजिए। एक बार गहरी लंबी सांस लीजिए और सांसों को धीरे धीरे छोड़ दीजिए। देखिए जरा आप 2035 में कितने बड़े बड़े काम कर चुके हैं। आज आप लाखों लोगों की मदद करते हैं। आज आप लाखों लोगों की मदद करते हैं। कैसे वो लाखों लोग आपको धन्यवाद दे रहे हैं। अपने चेहरे को देखिए, एक बार अपने चेहरे के भाव को देखिए, कितने खूबसूरत लग रहे हैं आप। आज आप हर मुश्किल में मुस्कुराना जानते हैं। आज आप कहीं पर गिरकर भागना जानते हैं। आज आप सक्सेसफुल होना जानते हैं। आज आप किसी को इंस्पायर करना जानते हैं। आज आप अपनी जिंदगी के हर एक पल को खुशी से जीना जानते हैं। आज आप अपने बच्चे की गलतियों को एक्सेप्ट करना जानते हैं। आज आप सिर्फ प्यार देना जानते हैं। देखिए जरा आज आप कितने अपनी लाइफ में सेटिस्फाइड हैं, कितने ज्यादा खुश हैं। अब एक बार वापस पीछे देखिए, सामने यहीं से खड़े होके आपकी जो फ्यूचर है, अगले आने वाले कई साल आपके इससे भी ज्यादा खूबसूरत है। ये यूनिवर्स आपके ऊपर मेहरबान है। आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। अब एक कदम वापस पीछे लें और आ जाएं 2025 में। और अब 2025 में खड़े होके सामने देखिए अपने फ्यूचर को। कितना सुंदर फ्यूचर है जो आपका इंतजार कर रहा है। एक कदम वापस पीछे लें और अब आ जाइए आज के दिन में, 15 मई 2022 में, और यहाँ से खड़े होकर अपनी फ्यूचर टाइमलाइन को देखिए। जिस फ्यूचर में प्रवेश करने से आप डरते हैं, वो फ्यूचर तो कितना खूबसूरत है। देखो ये यूनिवर्स कैसे तुम पर मेहरबान है। जो मांगोगे वही मिलेगा, जो बोओगे वही उगेगा। देखो जरा यहाँ से खड़े होके अपनी फैमिली को देखो। तुम्हारी फैमिली कितनी हैप्पी फैमिली है। अपने बड़े से घर को देखो। अपने आप को सक्सेसफुल होते हुए देखो। अपने बच्चों को उस मुकाम पर देखो जिस मुकाम पर आप उन्हें देखना चाहते हो। अपने साथ उन सब लोगों को देखो जिनको आप हमेशा अपने साथ देखना चाहते हो। अब अपने ईश्वर को, अपने अल्लाह को, वाहे गुरु को, जिसमें भी आपको बिलीफ है, जिस भी एनर्जी में आपको बिलीफ है, उसको एक बार हाथ जोड़ के धन्यवाद करो कि उसने आपको जिंदा रखा, ये लाइफ दी, ये खूबसूरत फ्यूचर दिया। और उनको एक आश्वासन दो कि मैं इस फ्यूचर टाइमलाइन पर चलने के लिए पूरी तरीके से तैयार हूँ। अपने 80 बिलियन न्यूरॉन्स को बताओ कि ये मेरा फ्यूचर है। अपनी सांसों को नॉर्मल कीजिए। अपने दोनों हाथों को रब कीजिए
और अपनी आंखों पर रखिए और धीरे धीरे अपने आंखों को खोलिए और अपनी सीट पर आ जाइए। Great, 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 Thank you great, so great, much. great, great. Thank you, thank you, थैंक यू सो मच, thank थैंक you, यू, man. थैंक यू। Thank you, thank you, thank you. आ Love रही you, हूँ love पापा? you, love you, love you, love you. Thank you, man. Kamal. Superb, superb. Thank you so अब much. इस फ्यूचर पे किसको चिंता है, किसको डर है? नहीं डर है, कोई डर नहीं। नहीं है ना? तो जैसा सोचोगे वैसा ही मिलेगा, वैसा ही होगा। यूनिवर्स में ना सब कुछ है, डिपेंड ये करता है कि हम क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। तो आज मैं आप लोगों से एक छोटी सी परमिशन चाहूंगी, इफ यू पीपल परमिट मी, कि आज मैंने जो आप लोगों को दिखाया है यहाँ पर, इट इज जस्ट अ ट्रेलर, छोटा सा ट्रेलर है। जैसे हम बोलते हैं ना, हम पिक्चर देखते हैं, ट्रेलर देखते हैं, म्यूजिक अच्छा लगता है, डांस अच्छा लगता है, कैरेक्टर्स अच्छे लगते हैं और वो अच्छा लगता है तो मूवी देखने जाते हैं। तो अगर आप लोग मुझे परमिट करें, अगर आप लोगों को लगता है, तो मेरा एक कोर्स है जो पेरेंटिंग का कोर्स है, वो मैं ऑफर करती हूँ। ऑनलाइन पेरेंटिंग का कोर्स है ये। तो इफ यू परमिट तो मैं आप लोगों को उसके डिटेल्स देना चाहूंगी। इफ यू डोंट परमिट मी तो मैं यहीं पर सेशन को क्लोज करूंगी। देते हैं मैम, आप बताइए। प्लीज प्लीज बताइए मैम, बताइए। श्योर। बहुत सारे लोग हमारे पहले सेशन में आपको फॉलो कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने आपका सेशन अटेंड भी कर लिया है, हमारा परिवार भी तैयार है। प्लीज बताइए। तो ये जो मैंने कोर्स बनाया है, इट्स एन ऑनलाइन कोर्स। ऑनलाइन से मतलब है, जब आप इस कोर्स में एनरोल करेंगे तो आपको कुछ रिकॉर्डिंग्स दी जाएंगी एक प्लेटफॉर्म पे, आपको उसका एक्सेस दिया जाएगा और आप उस रिकॉर्डिंग को अपने घर पर अपने टाइम के हिसाब से मम्मी और पापा देखेंगे। इसको लाइव सेशन इसलिए नहीं करा है मैंने, क्योंकि मम्मी या पापा क्या होता है, जब हम एक टाइम का कोर्स करते हैं, देखते हैं, आप जैसे आ जाए, आपने देखा, आपको अच्छा लगा, फिर आप चले जाओगे, है ना। सेम वे में हम चीजें सुनते हैं, रियलाइज करते हैं, फिर हम भूल जाते हैं। इसको मैंने इम्प्लीमेंटेशन बेस्ड कोर्स बनाया है कि आप आओगे, इस कोर्स को करोगे, और कई बार क्या होता है, जो टाइम हमने दिया होता है उसमें मम्मी का मिस हो जाता है, या लगता है कि बच्चे वहां पर है, हम कर नहीं सकते, तो रिकॉर्डिंग में आप अपने टाइम के हिसाब से आप इस कोर्स को देख सकते हो, आप अटेंड कर सकते हो। उसके अलावा इस कोर्स के साथ आपको बहुत सारा वर्कबुक मिलती है। मतलब जैसे जैसे आप मॉड्यूल्स करोगे, आपको ना आपके बच्चे के हिसाब से वर्कबुक दी गई है, तो आपको वो वर्कबुक फिल करनी है। फिर आपको वर्कबुक फिल करके हमें फॉर्म्स हैं वो हमें सबमिट करने हैं। जब वो सबमिट करते हो तो मैं उसको चेक करती हूँ पर्सनली। चेक करके फिर मैं अपना फीडबैक आप लोगों को मेल पर देती हूँ, जिससे ये हमारा 2 वे कम्युनिकेशन रहता है। सेकेंडली, मुझे हर एक पर्सन की हर चीज प्रॉब्लम समझ में आती है कि वो कहाँ पे लैक कर रहा है, कहाँ पे उसको अपने बच्चे के साथ प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन में आ रही है। तो ये 2 वे हमारा कम्युनिकेशन बनता है। उसके अलावा फिर हमारा मंथ में एक लाइव सेशन है। जैसे हमारा अब जो लाइव सेशन है वो नेक्स्ट संडे है, संडे या सैटरडे होगा, बट नेक्स्ट वीक है। उसमें क्या होगा कि उसमें फिर मैं कुछ और नई चीजें कराऊंगी, एक्सरसाइज कराऊंगी, प्लस आप लोगों ने जो देखा है, जो किया है, उससे रिलेटेड अगर आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ रहे हैं वो हम डिस्कस करेंगे। आप लोगों को कैसा लग रहा है, आप इम्प्लीमेंट कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे, वो सारी चीजें हम लाइव सेशन में करेंगे। उसके अलावा ये कोर्स मैंने इतना सिंपल बनाया है कि आप लोग बहुत आराम से, मतलब अगर कोई लेडी, इसका किसी पढ़ाई लिखाई से कोई ताल्लुक नहीं है, आप कोई भी इस कोर्स को बहुत ही आराम से कर सकते हैं। लैंग्वेज बहुत ही सिंपल है, हिंदी लैंग्वेज मैंने लिया है, इसलिए बहुत आराम से इस कोर्स को किया जा सकता है। ठीक है, तो अब मैं बताती हूँ इस कोर्स में हम लोग क्या क्या सीखेंगे। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि बच्चे की साइकोलॉजी क्या होती है, एक चाइल्ड साइकोलॉजी और एक एडल्ट साइकोलॉजी में क्या डिफरेंस है। उसके बाद आप जानेंगे कि पेरेंटिंग स्टाइल कौन कौन से होते हैं। तो आपको ये समझ में आएगा कि हमारा पेरेंटिंग स्टाइल कौन सा है और हमारा एक्चुअल पेरेंटिंग स्टाइल कैसा होना चाहिए। और हर जगह पे मैंने इम्प्लीमेंटेशन दिया है, जैसे एक टेक्निक दी है तो आपको टाइम दिया है कि अब आप उस चीज को अप्लाई करोगे, क्योंकि आपने सिर्फ सुना और अप्लाई नहीं किया तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती।
अप्लाई करोगे, अप्लाई करने के बाद इसीलिए 1 मंथ में एक मॉड्यूल फिनिश करना है, जिससे आप 1 मंथ से सीखकर अप्लाई करोगे, फिर आपको पता चलेगा अप्लाई करने से रिजल्ट आएंगे। तो ना 2 चीजें होंगी, जब आप अप्लाई करोगे ना तो बहुत सारी चीजें आपको अपनी भी करेक्ट करनी होंगी और बहुत सारी चीजें बच्चे की भी। तो आप क्या देखोगे कि एज अ पेरेंटिंग करते करते ना आपकी बहुत सारी चीजें, पेरेंट्स की बहुत सारी चीजें इंप्रूव हो जाएंगी। जैसे टाइम मैनेजमेंट इंप्रूव हो जाएगा, गुस्सा कम हो जाएगा, हमारा काम करने का तरीका अलग हो जाएगा, हमारा सोचने का नजरिया बदल जाएगा। तो बहुत सारी चीजें हम में अपनी चेंजेस आएंगे। तीसरा जो टॉपिक है इसमें है कि हम किसी भी अनडिजायर्ड बिहेवियर, चाहे वो कोई भी हो, बच्चा चोरी करता है, गुस्सा करता है, बात नहीं मानता, रोता है, फियर में रहता है, उस अनडिजायर्ड बिहेवियर को हम कैसे चेंज करें। पढ़ता नहीं है, राइटिंग खराब है, कोई भी दुनिया का कोई भी अनडिजायर्ड बिहेवियर जिसको आप चेंज करना चाहते हो, उसको आप कैसे करोगे, उसकी साइंटिफिक टेक्निक बताई गई है। उसके अलावा आप कैसे एक रोल मॉडल बन सकते हो। यहाँ पे जैसे मैंने एक बहुत छोटा सा पार्ट लिया, वहां पर आप सीखोगे कि आप कौन कौन सी चीजें करोगे। तो जब आप रोल मॉडल बनोगे तब आप देखोगे कि आप अपने करियर में भी बहुत बेहतर होगे। आप लॉ ऑफ इन्वॉल्वमेंट, कि हम अपने बच्चों को ना अपने शेड्यूल में, जैसे अगर सपोज कि हम बोलते हैं कि भाई मेरे पास अपना जॉब है, मेरे पास अपना काम है, फिर मैं इन्वॉल्व नहीं हो पाता, उस शेड्यूल में रहते हुए आप अपने बच्चों के साथ कैसे इन्वॉल्व होंगे, वो आप सीखेंगे कि बच्चे आप फोन से छूटकर आपके साथ इन्वॉल्व हो। आप अपने बच्चे को कैसे जीनियस बनाएंगे, बच्चे को जीनियस बनाने की कौन कौन सी टेक्निक्स है। लॉ ऑफ एनकरेजमेंट, लॉ ऑफ एनकरेजमेंट मतलब कि आप अपने बच्चे को हमेशा लाइफ में कैसे प्रोग्रेस कराओगे। अगर कॉन्फिडेंस कम है तो कैसे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाओगे, अगर वो डांस नहीं कर पाते उसको कैसे डांस कराओगे। हर एक फील्ड में, चाहे वो आर्ट से लेके किसी भी स्तर का है, वो हर एक फील्ड में वो कैसे एनकरेज होगा। तो यहाँ पे ना ब्रेन प्रोग्रामिंग कर दोगे बच्चे की। आपने एक बार सीख लिया तो आपकी ब्रेन प्रोग्रामिंग होगी, बच्चे को कर दिया बच्चे की हो जाएगी। तो ये चीज आपकी भी ना डुप्लीकेशन हो जाएंगी, ऐसे ही चलेंगी। बच्चे का लर्निंग स्टाइल क्या है, जैसे हमें पता ही नहीं होता कि बच्चे का लर्निंग स्टाइल क्या है। जैसे कुछ लेडीज होती है, मम्मी होती है, कि अगर उन्हें लिखकर लर्न होता था तो वो बच्चे को भी लिख लिख कर लर्न कराती हैं। कुछ लोगों को बुक रीड करके लर्न होता है तो वो बच्चों को भी वैसे ही कराते हैं। लेकिन हर बच्चे का अपना एक प्रेफर्ड लर्निंग मोड होता है, और जो पेरेंट्स को पता ही नहीं होता कि हमारा लर्निंग मोड क्या है। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग मॉड्यूल है जिससे आपको समझ में आएगा कि मेरा लर्निंग मोड क्या है। ये जब चैप्टर करते हैं ना तो लोगों को बहुत मजा आता है कि अरे मेरा लर्निंग मोड तो कुछ और है, मैं कुछ और कर रहा हूँ। और साथ साथ आपको अपने बच्चे का लर्निंग मोड समझ आएगा। तो जब आप उसको रोज में पढ़ाओगे तो आप उसको टेक्निक्स बताओगे, हर टेक्निक बताई गई है कि एग्जाम में कैसे प्रिपेयर करना है, रोज में कैसे पढ़ना है, क्या क्या चीजें उसके रूम में होनी चाहिए। और ना ही सिर्फ बच्चे के, जब आपको अपना लर्निंग मोड में पढ़ता होगा तो आपको भी पता होगा कि अगर मुझे प्रेजेंटेशन तैयार करनी है तो कैसे करनी है, मुझे कहीं नई चीज तैयार करनी है तो मुझे कैसे करनी है, क्योंकि मेरा मोड मुझे पता है। उसके अलावा बच्चे का इनबॉर्न टैलेंट क्या है, हर बच्चे में कोई ना कोई इनबॉर्न टैलेंट होता है, वो आपको पता चलेगा कि आपके अपने बच्चे की क्या खासियत है। उसके अलावा आपको पता चलेगा लॉ ऑफ बेटरमेंट, नेचर कहती है कि हर चीज को बेटर करो। तो आपको पता चलेगा कि कैसे हमें अपने बच्चों को बेटर करना है और कैसे हमें अपने बच्चों को बच्चों का फ्यूचर कैसे, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हमें अपने बच्चों का करियर कैसे चूज करना है, कि परफेक्ट करियर। तो वहां पे वो भी हमने लिया है कि करियर कैसे आपको चूज करना है। लॉ ऑफ मैनेजमेंट में आता है आपका टाइम मैनेजमेंट, कि कैसे टाइम मैनेज करना है, कैसे आपको मनी मैनेजमेंट करना है, कैसे हेल्थ मैनेजमेंट करना है। क्योंकि जब ये तीनों चीजें लाइफ में होंगी तभी आपकी लाइफ जो है ना वो एक्चुअल में चेंज आएगी। तो हम ये 3 चीजें अपनी लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करेंगे और अपने बच्चों की लाइफ में भी इम्प्लीमेंट कराएंगे तो होलिस्टिक चेंज आता है। उसके अलावा आता है लॉ ऑफ एडजस्टमेंट। लॉ ऑफ एडजस्टमेंट में आता है कि हम कैसे विपरीत सिचुएशंस में अपने आप को एडजस्ट करें, कैसे लोगों के साथ एडजस्ट करें। सो द एक्चुअल कोर्स फी इज, मैं फी नहीं कहूंगी, इसको इन्वेस्टमेंट कहूंगी, क्योंकि ये वो इन्वेस्टमेंट है जो जब आप अपने ऊपर करोगे तो उसके रिजल्ट्स आपको दिखेंगे। तो द एक्चुअल इन्वेस्टमेंट ऑन दिस कोर्स इज 10,000। बट डरने की बात नहीं है, क्योंकि आज आप लोगों ने मुझे इतना टाइम दिया है, तो ये वो इन्वेस्टमेंट नहीं है जो आपको अपने बच्चे के लिए करनी है। लेकिन इन्वेस्टमेंट कितनी करनी है उससे पहले मैं गिफ्ट बता देती हूँ। होता है ना कि हमें कोई चीज गिफ्ट मिल रही होती है तो हमें उसका ज्यादा एक्साइटमेंट होता है। कितने लोगों को लगता है कि हमें गिफ्ट का ज्यादा एक्साइटमेंट होता है? तो आप लोगों को गिफ्ट पहले बताती हूँ कि इस कोर्स के साथ क्या क्या गिफ्ट मिलने वाले हैं। जो मैंने पहला बताया कि लाइव सेशन मिलेंगे रिकॉर्डिंग के साथ,
लाइव सेशन रहेगा, ऐसा नहीं लगेगा कि यार हमने कोर्स ले लिया और हम कहीं अटक गए या कर नहीं पा रहे, तो लाइव नहीं है। लाइव सेशंस मिलेंगे, लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग मिलेगी। जब आप कहीं पर जाते हो, लेक्चर सुनते हो, सेमिनार सुनते हो, वन टाइम करते हो और आके बहुत सारी चीजें हम ये याद भी रहती है, कुछ नहीं भी रहती। यहाँ पे इसकी जो रिकॉर्डिंग है वो आपके पास लाइफ टाइम रहेगी। सपोज आज आपने देखा कि करियर मुझे समझ में आ गया, लेकिन आपको अगले 4 साल बाद भी उसको रिपीट करना है, बार बार करना है, तो आप अपने टाइम के हिसाब से वो आपके पास एक रहेगा। एंड द थर्ड पार्ट इज कि मनी बैक गारंटी, कि यहाँ पर मैं इस कोर्स के साथ एक मनी बैक गारंटी देती हूँ कि अगर आपको इस कोर्स को लेने के बाद, अगर विद इन 1 मंथ 1 मॉड्यूल करने के बाद भी अगर आपको लगे ना कि ये कोर्स मुझे अच्छा नहीं लगा, ठीक है, ये कोर्स में तो यार कुछ था ही नहीं, इस कोर्स में दम नहीं था, तो आप यहाँ पर ना आप हमसे कह सकते हैं और हम आपको मनी बैक गारंटी देंगे यहाँ पे। बिकॉज आई नो ये मनी बैक गारंटी इसीलिए क्योंकि कई बार पेरेंट्स को डाउटफुल रहता है कि यार ले तो रहे हैं पर हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी या नहीं होगी, पता नहीं कितना अच्छा होगा। ऐसा तो नहीं कि ट्रेलर ज्यादा अच्छा और मूवी अच्छी ना। तो ये मनी बैक गारंटी इसी चीज की एश्योरेंस के लिए है। उसके अलावा हमारा सपोर्ट सिस्टम जो कि हमारी वर्कबुक्स के फॉर्म में रहेगा, वर्कबुक्स में कहीं पे भी अटकते हो तो आप हमसे पूछ सकते हो, और साथ साथ जब आप वर्कबुक्स करोगे तो हम आपको अपना एक यहाँ पे फीडबैक देंगे। सो द स्पेशल ऑफर प्राइस फॉर दिस कोर्स इज 3999। बट क्योंकि आज आप लोगों ने अपना संडे का बहुत सारा टाइम मुझे दिया है, तो आपने कुछ स्पेशल एफर्ट किया है, तो इसी स्पेशल एफर्ट के लिए सिर्फ आप लोगों के लिए और नेक्स्ट 20 मिनट्स के लिए एक स्पेशल प्राइस है जो कि है 2999, 2999। ये सिर्फ अगले 20 मिनट के लिए है। अगर आप आज रजिस्टर, अभी अगले 20 मिनट के लिए अगर आप इस कोर्स के लिए रजिस्टर करते हैं, यहाँ पर हमने जो है वो अपने चैट बॉक्स में एक लिंक भेज दिया है, जो लोग रजिस्टर करना चाहें वो कर सकते हैं। और नेक्स्ट 20 मिनट्स के लिए मैं जो हूँ तब तक आप लोगों के क्वेश्चन एंड आंसर्स ले लेती हूँ। अगर आपको कोई डाउट है या आप अपने बच्चे के लिए आप कुछ पूछना चाहते हैं या कुछ शेयर करना चाहते हैं तो आई वेलकम यू ऑल। थैंक यू मैम। सिल्की मैम, एक बात बोलना चाहूँगा, हमारी लाइफ में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, हम बहुत अच्छा काम पहले से बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, जैसे कि हम एक ये बिज़नेस कर रहे हैं, दुनिया का सबसे अच्छा काम हमें लगता है हम कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे काम कर रहे हैं। आज मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आज का सेशन मैंने फुली अटेंड किया, और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि जब तक मेरी आंखें खुली रहेंगी ये सेशन मैं लोगों को प्रमोट करता रहूँगा, क्योंकि हमारे बच्चे जो हैं हमारा भविष्य हैं, और हम माँ बाप अनजाने में बहुत गलतियाँ करते हैं, हमें नहीं मालूम है कि हम क्या गलत गलत चीज़ें अपने बच्चों को सिखाते हैं। आज आपने बहुत अच्छा सेशन लिया है, उसके लिए दिल से थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और वी आर विद यू। हमारी बहुत सारी टीम के लोगों ने ले लिया है ये सेशन, और हमने भी लिया है। और मैं सबसे यही कहूँगा कि हम सब लोगों ने खाने पीने में, घूमने में, फिरने में और बेकार की चीज़ों में, और सब्सक्रिप्शन करा लेते हैं हम लोग नेटफ्लिक्स का, उसमें पैसा खर्चा कर देते हैं जहाँ हमें नहीं करना चाहिए। पर जहाँ हमें अपने बच्चों के भविष्य के लिए हमें इस कोर्स को लेना ही चाहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और यहाँ पे कोई कुछ पूछना चाहता है तो प्लीज, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तत्वी, किसी की कोई क्वेरी? जब कोई क्वेरी नहीं आती ना तो दो मतलब होते हैं, या तो टीचर बहुत ही अच्छा था या टीचर बहुत ही खराब था। आप बहुत अच्छे। एक बात तो डेफिनेट है, हाँ मैं बोल रही हूँ, एक चीज डेफिनेट है, मैं खराब टीचर तो नहीं हूँ। भूमि मैम कुछ पूछिए, कुछ आपको कुछ सवाल कोई दिमाग में हो तो। Yes, sir. I have one question. Firstly, I would like to give you a big thanks, Silky ma'am and Pankaj sir. आज का जो सेशन था मैंने उसके बहुत सारे नोट्स बनाए हैं, एंड एज अ मदर, एज अ टीचर, बिकॉज आई एम बिलोंग्स टू एजुकेशन फील्ड, तो बहुत सारे पेरेंट्स की ये सेम क्वेरीज आती हैं। तो मैं एक परमिशन आपसे ये चाहूंगी कि अगर हम स्कूल, क्योंकि मैं एकेडमिक कोऑर्डिनेटर हूँ, मैनेजमेंट में हूँ, ये अप्रोच मैं रख सकती हूँ और मे बी एक्सेप्टेबल भी हो जाए कि क्या हम अपने स्कूल के लिए आपका एक इस तरह का सेशन करवा सकते हैं, अगर मुझे परमिशन मिले तो, क्योंकि मैम बिल्कुल करा सकते हैं। और हम लोग ना होती है मैम, हम लोग ना स्कूल में सेमिनार भी करते हैं और स्कूल्स के लिए वेबिनार भी करते हैं। मैं ऑलरेडी करती हूँ काफी टाइम से। कोविड के टाइम पे हमने बहुत ज्यादा वेबिनार किए। ये सारी क्वेरीज मेरे पास ही आती है, मैम आप बताएं बच्चा गुस्सा बहुत करता है, मैम आप बताएं बच्चा खाना नहीं खाता है, वर्क नहीं करता है,
तो ये सारी मतलब बहुत सारी और काफी हद तक मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन मैं आपके लेवल तक तो नहीं उसको करेक्ट कर पाती हूँ। तो मैं जरूर चाहूंगी कि अगर हमारा स्कूल ये अप्रोच करता है तो हम आपके साथ रखवाएं। और दूसरा क्वेश्चन मेरा अपने ही बच्चे को लेकर के है कि मैम समटाइम्स ना हम जितना सोचते नहीं है बच्चे उस लेवल पे हमारे साथ क्वेश्चन कर जाते हैं। क्योंकि ये एक लीडर ने कहा भी है, चिल्ड्रन कैन आस्क दैट क्वेश्चन व्हिच एन एडल्ट कैन नॉट आंसर। तो समटाइम्स होता है कि बच्चे कुछ ऐसे क्वेश्चन कर लेते हैं जो हमें भी लगता है कि ये इसने कैसे पूछ लिया। तो उस चीज में हम अपने आप को कैसे मेंटली प्रिपेयर करें और उस चीज में हम उनको कैसे हैंडल करें, उनको कैसे रिप्लाई करें। सबसे पहली चीज है कि कभी भी अगर बच्चा कोई ऐसा क्वेश्चन पूछे जो हमें लगे कि उसकी एज का नहीं है, मतलब अभी अप्रोप्रिएट एज नहीं है, तो कभी भी ना हमें बच्चे के सामने रिएक्ट नहीं करना, मतलब नेगेटिव रिएक्ट नहीं करना कि अरे यार ये तुम क्या पूछते हो, ये तुम्हारी एज नहीं है, या तुम्हारे दिमाग में क्या चलता रहता है, ये तुमने कहाँ से सीखा, कभी भी नहीं। क्योंकि जिस दिन आपका जो पहला रिएक्शन है ना, वो डिपेंड करेगा कि आपने अगर पहली बारी में रिएक्ट किया तो वो नेक्स्ट टाइम कैसे एक्ट करेगा। जैसे हमने पहली बारी में अगर रिएक्ट कर दिया कि अरे बेटा, अगर हमने प्यार से भी रिएक्ट किया ना, तो बच्चा नेक्स्ट टाइम ना वो क्वेश्चन हमारे पास लेके नहीं आएगा, क्योंकि उसको पता होगा कि मम्मी या पापा कैसे रिएक्ट करेंगे। वो उस क्वेश्चन का आंसर ना इंटरनेट पे ढूंढेगा, अपनी एज ग्रुप के लोगों से पूछेगा, अपनी एज ग्रुप के बड़े लोगों से पूछेगा, मे बी कॉलेज के किसी सीनियर से, वो अलग अलग जगह एसोसिएशन ढूंढेगा, राइट। तो पहली चीज हमें बच्चों को कंफर्टेबल करना है। अगर बच्चा कोई भी ऐसा वियर्ड क्वेश्चन पूछता है तो उसको हमें पहले अप्रिशिएट करना है कि बेटा आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा, मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ कि आपके अंदर इतनी हिम्मत है कि आपने मम्मा से पूछा और आप इतना कंफर्टेबल अपने आप को फील करते हो कि आप ये पूछ पाए मुझसे, है ना। और आप यही बोलोगे कि हाँ, जब मैं छोटी थी ना तो मेरे भी मन में कई बार ऐसे कुछ सवाल आते थे जो बड़े वियर्ड होते थे, जिनके बारे में मैं पूछना चाहती थी, बट पता है अभी जो मैं आपको समझाऊंगी ना, आप समझ नहीं पाओगे शायद उतना अच्छे से। तो आप वहां पे, अब डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या है, क्योंकि क्वेश्चन मुझे नहीं पता, डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या है। तो आप उस क्वेश्चन पे ना थोड़ा सा उसको मैनिपुलेट करके, मतलब थोड़ा सा आपने आंसर किया भी स्मार्टली और पूरा आंसर भी नहीं किया, कि बाकी की चीज ना आप थोड़े से जब बड़े होगे ना तो मैं ही आपको बताऊंगी। उसको फिर आप ऐसे बता सकते हैं कि अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपको अगर आप अभी क्लास 4th में हो और मैं आपको क्लास 10th के किसी क्वेश्चन का आपको करने के लिए दूं, आपको समझाऊं, तो आप समझ पाओगे क्या? तो बच्चा कहेगा नहीं। तो बोला सेम वैसे ही है कि जो आपने मुझसे भी क्वेश्चन किया है वो भी बहुत आगे के स्टैंडर्ड का है, इसलिए अगर मैं आपको समझाऊंगी भी तो आपको समझ नहीं आएगा। इसीलिए जब आप थोड़े बड़े हो गए ना, थोड़ा सा वेट करो, इस क्वेश्चन का आंसर मैं ही आपको दूंगी, मैं याद रखूंगी। और आप उस बच्चे का ना एक बोलते हैं ना कि एक उसको ये ना लगे मम्मी ने टरका दिया, आप उसको थोड़ा सा फिक्स करने के लिए ना आप एक डायरी में लिख सकते हैं, देखो मेरी डायरी है, मैं लिख रही हूँ कि आज आपने मुझसे क्वेश्चन किया है और अब मैं आपको ये क्वेश्चन का आंसर देने वाली हूँ। तो बच्चे की जिज्ञासा ना रुक जाएगी, उसको लगेगा कि अच्छा फिर कोई ऐसी चीज है। और मैं वही बोल रही कि वो क्वेश्चन क्या है उससे रिलेटेड आप एक दो चीजें थोड़ी सी उसको मैनिपुलेट कर दोगे। और एक चीज और बोल सकते हो कि मेरे मन में भी ये क्वेश्चन आते थे, बट पता है मैं अपनी मम्मी से बहुत डरती थी, मैं अनकंफर्टेबल थी, मैं कभी नहीं पूछ पाती थी, बट आपका मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप पूछ पाए, आप बहुत स्मार्ट हो। तो नेक्स्ट टाइम ना आप ही से आएगा, नेक्स्ट टाइम वियर्ड आएगा बट आप ही के पास आएगा। वाह मैम, थैंक यू सो मच। एंड मैम समटाइम्स ये भी चीज फेस करती है, मैं भी कोशिश करती कि जब बच्चे का स्टडी टाइम होता है ना, उसको पढ़ना होता है, उसके एग्जाम्स हैं, और सेम टाइम पे वो ना सिटिंग नहीं देता, वो खेलने चला जाता है या कुछ और लिंक ये नहीं कर पा रहे। उस सिचुएशन में जस्ट अ सेकंड, किसी का मैसेज आ रहा है कि लिंक जो है वो वर्क नहीं कर रहा है। ओके, जस्ट अ सेकंड, हमारी जो टेक्निकल टीम है वो उसको हैंडल कर रही है, हम लोग अभी देखते हैं। हाँ जी, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि ये काफी मदर्स की कंप्लेन भी रहती है, इवन कई बार मेरे साथ भी हो जाता है
कि बच्चे का जो टाइम स्टडी के लिए हमने फिक्स किया होता है, या आपको स्टडी करना एग्जाम है, उस वक्त वो सिटिंग नहीं देता। उस वक्त वो काफी कुछ जैसे खेलने के लिए चला जाता है, या उसके पास कुछ और एक्सक्यूजेस होते हैं। तो ना बच्चे को टेरर दिखाए हुए, बिना उसको डांटे हुए, एक उसको उस नोट पे कैसे लाया जाए कि वो सेल्फ उस चीज को सिटिंग देने लगे। आपको ना मैंने ये जो कोर्स खोला है, उस कोर्स में मैंने एक आपको टाइम मैनेजमेंट वाला एक चैप्टर बताया है। उसमें ना एक चैप्टर है टाइम मैनेजमेंट। उसमें क्योंकि ये चीज है ना, हम लोग पहले से, क्योंकि रोज रोज हो नहीं रहा है, और उस दिन हम उसको स्पेशल कुछ आउटपुट चाह रहे हैं, क्योंकि रोज वो मैनेज करना नहीं जानता, इसलिए हम क्या करेंगे, वो जो टाइम मैनेजमेंट का मैंने सिखाया है, उसमें बच्चे को ना अपनी प्रायोरिटी नहीं पता होती। उसमें मैंने एक शीट दी है कि यूज, मिसयूज एंड प्रायोरिटी। तो जब आप बच्चे को एग्जाम से पहले उस रिदम में लेके आओगे ना, कि आप कितना टाइम यूज कर रहे हो, कितना टाइम आप मिसयूज कर रहे हो, और कितना टाइम आप अपना इन्वेस्ट कर रहे हो, और फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी, जब आप बच्चे को उसमें सिखा दोगे ना, तो फिर वो बच्चा करेगा वो काम। तो वहां पर उसने दिया है मैंने ये कि कैसे आपको ना पहले से, देखो वही बोलते हैं ना कि बच्चा पहले से नहीं पढ़ रहा और एग्जाम में जाके पढ़ेगा अचानक से, तो वो कर नहीं पाएगा। लेकिन वो पहले से पढ़ेगा तो एग्जाम टाइम पे रिवीजन काफी होगा। तो सेम वे में वहां पर इस कोर्स में है कि आप वो चीज उसको जब पहले नॉर्मल डेज में उसको ले आओगे, तो उसको एक तो वो डिफिकल्टी नहीं रहेगी। क्योंकि ना क्या होता है, हम एकदम से जब कुछ बहुत चेंज करते हैं तो हम अपने अंदर भी नहीं कर पाते। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, लोग ये सोचते हैं कि भाई मैं ना रोज लेट उठता हूँ। आपने कोई ऐसा सेशन अटेंड किया कि उसने कहा कि भाई रोज लेट नहीं उठना है, रोज सुबह जल्दी उठना है। आप बहुत इंस्पायर हुए, आपने कहा मैं तो सुबह 5 बजे उठूंगी कल से। आप 2 दिन क्योंकि बहुत मोटिवेटेड थे, आप 2 दिन 5 बजे उठ गए, पर तीसरे दिन से क्या होगा, आपका मोटिवेशन डाउन हो जाएगा। फिर धीरे धीरे आप 6 पे आ जाओगे, फिर धीरे धीरे आप 7 पे आ जाओगे। तो सबसे पहली गलती क्या होती है कि आप ना पहले जब 7 पे उठ रहे थे तो आपने 5 बजे उठने की गलती करी। जब भी कोई बहुत मेजर चेंज लेके आओगे तो ब्रेन उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, कहेगा यार तो जिंदगी में कुछ तूफान आ गया। तो हम ना वहां पे छोटे छोटे, इतने छोटे छोटे स्टेप लो कि ब्रेन को भी ऐसा ना लगे कि कुछ एक्स्ट्रा हो रहा है, कुछ अलग हो रहा है। सेम वे में हम बच्चे के साथ भी करते हैं कि उसकी लाइफ की ये जो प्रायोरिटी है कि तुम्हें कितने बजे जाना है, तुम्हें पढ़ना आज कितना जरूरी है, ये है उसकी प्रायोरिटी सेट करना। तो ये प्रायोरिटी सेट जब आप उसकी रोजमर्रा की जिंदगी में आप डाल दोगे ना कि आज क्या करना है छोटे छोटे स्टेप में, तो वो उस प्रायोरिटी में ना फिर वो धीरे धीरे सारा अडेप्ट कर लेगा। जब अडेप्ट कर लेगा फिर वो एग्जाम टाइम में उसको पता होगा, क्योंकि वो हैबिचुअल हो जाएगा। वही बोलते हैं ना कि रोज, अगर जो लोग बोलते हैं कि भाई मुझे तो रोज दूध पी के सोने की आदत है, अगर मैं दूध ना पी मुझे रात को नींद नहीं आती, लोग बोलते हैं मुझे सुबह उठते ही चाय चाहिए होती है, मुझे सुबह उठते ही कॉफी चाहिए होती है, वो इसीलिए क्योंकि वो हैबिट बन चुकी है। अब आपकी बॉडी जब नहीं मिलता है, वो उसकी नीड खुद करती है। सेम वे में यहाँ के लिए है। Thank you so much, ma'am. Thank you so much. And once again, I would like to thank you a lot for your efforts and for your session, and especially thanks to respected Pankaj sir and Amita ma'am, जो हमें एक बिजनेस के अलावा भी लाइफ की कितनी सारी चीजें हमारे लिए वो सोचते रहते हैं। यूजुअली क्या होता है, समटाइम्स इतना कोई नहीं सोचता है कि ठीक है हमें बेनिफिट मिल गया, दैट्स ओके, लेकिन वो हम सबके लिए इतना सोचते हैं। उनको ये लगता है कि हमारे बच्चों में इतने सारे चेंजेस आना बहुत जरूरी है। तो ये बहुत बड़ी इनिशिएट है उनकी, एंड आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ यू वेरी मच। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच। मैंने ना यहाँ पे अपना नंबर दिया है 8368313506, क्योंकि लिंक में थोड़ा सा कुछ इश्यू है। और आप लोग एक काम कर सकते हैं, आप लोग मेरे नंबर पे ना हाई करके पिंग कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पे। जो जो लोग पिंग करेंगे ना उनको फिर हम लोग जो है वो बाद में आफ्टर दिस सेशन हम लोग गूगल फॉर्म उनको सेंड कर देंगे, और वो इन 20 मिनट्स के क्राइटेरिया में हम लोग उसको ले लेंगे। नंबर देख सकते हैं, 8368313506। और किसी के कोई इश्यू, कोई कुछ बताना चाहते हैं? एक चीज और मैं चाहूंगी कि अगर यहाँ पर जिन भी लोगों ने अटेंड किया, हो सकता है कुछ लोग पेरेंट्स ना भी हो, तो अगर आप लोग देना चाहें आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा, तो आप लोग एक छोटा सा टेस्टिमोनियल वीडियो भी हमारे साथ शेयर कर सकते हो। कि वो ना बहुत सारे, हमें नहीं पता कि हमारा एक छोटा सा स्टेप कितने लाखों लोगों की मदद कर सकता है। राइट, किसी का कोई और क्वेश्चन?
सागर अक्षय जी, आप मेरे नंबर पे पिंग कर सकते हैं। उसके अलावा डॉक्टर तरुण खंडेलवाल जी ने कहा है आप भी मेरे नंबर पे पिंग कर सकते हैं। हम लोग आपको बाद में गूगल फॉर्म दे देंगे, और भी किसी को चाहिए तो वो 8368313506 नंबर पे अपना मैसेज छोड़ सकते हैं। और एक न्यू लिंक जो है वो बाद में दे दिया जाएगा। अंकुश शर्मा जी, अमेजिंग सेशन, थैंक यू सो मच अंकुश जी। और मैं जिन भी लोगों ने आज यहाँ पर एक फीडबैक दिया है, दिल से उन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू कि आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा और आप लोग हमारे साथ बने रहे इस सेशन में, पूरे टाइम तक अटेंटिव रहे और आपने अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधे करके बैठे रहे। तो थैंक यू सो मच। और लास्ट के 5 मिनट में बस जानना चाहूंगी, अदरवाइज फिर हम इस सेशन को क्लोज करते हैं। एनी क्वेश्चन? क्योंकि आज आप लोगों ने देखो टाइम दिया है, तो मैं भी चाहूंगी कि अगर किसी के मन में कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज आप लोग बताएं, क्योंकि पूरा आपका हक बनता है अपनी क्वेश्चन का आंसर लेने का। चलिए फिर, आई होप देयर आर नो क्वेश्चन। अंकुर जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? अच्छा, ओके, नो क्वेश्चन मैम। ओके जी, थैंक यू। तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। थैंक यू सो मच। आप लोग के लिए मैं चाहूंगी कि आप लोग अपने लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं और इस सेशन को हम यहाँ पर फिनिश करें। Thank you so much, ma'am, for थैंक this यू, amazing थैंक यू, session. थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच एवरीवन। सब लोग अपनी फीलिंग्स ग्रुप में लिखिएगा। सब लोग अपने ग्रुप्स में, हमारे ग्रुप में फीलिंग्स लिखिए, कैसा लगा सेशन और क्या सीखा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस। थैंक यू सो मच। थैंक यू।